अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्कशन फोरम का आज का हमारा टॉपिक है करंट मुस्लिम्स एंड पॉलिटिक्स। इसका पार्ट 1 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने पॉलिटिक्स की बेसिक डेफिनेशन को देखा था। पॉलिटिक्स किस तरह से हमें इम्पैक्ट करती है, फैमिली लेवल, लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। दौरे हाजिर के मुसलमानों का माइंडसेट क्या है पॉलिटिक्स को लेकर। तो आज का सेशन उसी की कंटिन्यूशन में है, यानी पार्ट 2। आज हम देखेंगे करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स और आइडियोलॉजीज के बारे में। और हमारे साथ हैं कम्युनिटी 7 से मोहम्मद तलहा फारूक। तलहा, प्लीज स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वालेकुम। अराफा लोग जैसे कि उन्होंने बताया है कम्युनिटी अपन ने मेरा इब्रार हुसैन सर C95 हमारा ग्रुप है। और यहाँ से कम्युनिटी नंबर 7 है, कम्युनिटी हेड हमारी में हम है। जैसा कि उन्होंने बताया, मैं फिर छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने लास्ट सेशन में ना पॉलिटिक्स को डिस्कस किया था। पॉलिटिक्स उसकी डेफिनेशंस को, उसके सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर सोसाइटी में क्या थे वो, और लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे और फैमिली लेवल पे किस तरह से पॉलिटिक्स इन चीज़ों को देखा। और फिर टेंथ पे हमने देखा कि हमारा करंट माइंडसेट क्या है मुसलमान, ये सब चीजें देखी। सिर्फ डेफिनेशन में दोबारा बोल देता हूँ ताकि, क्योंकि उसी बेसिस पे आगे फिर हम सिस्टम को देखेंगे। पॉलिटिक्स हमने ना ड्राइव किया था मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ की फिगर्स की ना, की बातों से हमने ड्राइव किया था। तो वो मैं सेंस बनी थी कि पॉलिटिक्स कोई भी वो प्रोसेस है जिससे भी हम किसी भी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेट ऑफ पीपल को हम लोग गवर्न करते हैं, किसी खास सेट ऑफ रूल्स। अब उस गवर्नेंस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हमने डिस्कस भी की है लास्ट टाइम। आज हम देखते हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और मौजूदा दौर में क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, कौन से करंटली रन हो रहे हैं, तो क्या आइडियोलॉजीज हैं, और इस्लाम से किस तरह से ये मिलते हैं और कितना कितना मुख्तलिफ हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से शुरू करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम और उसके कंपोनेंट से। पॉलिटिकल सिस्टम से मुराद वो नज़म निज़ाम है जिसके ज़रिए कोई भी सोसाइटी अपनी गवर्नेंस को मैनेज करती है, कलेक्टिव डिसीजन लेती है और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है। अथॉरिटी मीन जो पावर हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, कि वो पावर को कैसे यूज करना है, उसी सेंस में अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज करती है वो। इसमें वो सारे लॉ, रूल्स और प्रोसेसेस शामिल होते हैं कि जो कि ये तय करते हैं कि पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट और यूज होगी किसी भी सोसाइटी या रियासत के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस जो सी है ना पॉलिटिकल सिस्टम की, वो ऐसे है कि यार ये सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की ना रीढ़ की हड्डी है बैकबोन। क्योंकि जाहिर सी बात है, उस सोसाइटी को गवर्न करते वक्त जितनी भी चीज़ों को देखना है, रिसोर्स को मैनेज करना है, कंफ्लिक्ट को रिसॉल्व करना है, जितनी भी चीज़ों को मैनेज करना है, वो इसी पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू होगा। इस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू नहीं होगा तो फिर वो आपके कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते जाएंगे सोसाइटी में। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो कि बेसिक पर्पस था उसका, पॉलिटिक्स का। ये पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कि सोसाइटी कैसे चलेगी, कैसे ग्रो करेगी। इस सिस्टम के स्ट्रक्चर और इसका तरीका जो है ना, वो स्टेबिलिटी, पीपल लाइफ क्वालिटी और ओवरऑल तरक्की, जितनी भी डायरेक्ट तरक्की है ना ओवरऑल ये इस सोसाइटी की, उस पर डायरेक्ट असर डालता है। हम इससे कंपनी, ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक आइडिया है कि वो जो पॉलिटिक्स ने डिस्कस की है, वो इस सिस्टम के थ्रू ही सारी गवर्न होगी। उसको, और उसके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके कंपोनेंट्स से हमें अंदाजा होगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें हैं जो इस सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स, ये मतलब वो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अथॉरिटी यूज करते हैं और फैसले इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कह लो एग्जेक्टिव जो भी है किसी भी एक पॉलिटिकल सिस्टम के, फॉर एग्जांपल हम डेमोक्रेसी वगैरह देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं खलीफा हो गया, हम शूरा हो गई, कैबिनेट हो गई, और प्रेसिडेंट हो गया। और ये सब जितने भी है ना एग्जेक्टिव्स, ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। गवर्नर्स हो गए इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। फिर लेजिस्लेटर्स होते हैं, फिर जो कि लॉज और पॉलिसी बनाते हैं। आ, वो वाली बॉडीज होती हैं कि जो भी लॉ और पॉलिसीज बनाएंगे, जैसे पार्लियामेंट होगी और जैसे वो शुरा हो गई। इसी तरह फिर जुडिशरी है, कोर्ट्स हो गए हैं कि जो कि निज़ाम को और उसको, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उस निज़ाम को इंटरप्रेटेट करते हैं, इंसाफ देते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी हो गई कि जो कि वो डे टू डे हमारे जितने भी काम होंगे, ये उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो एजेंसीज लगे, पुलिस 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 हो गई, आर्मी हो गई, कि जो कि उसकी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करना है, उसमें हेल्प करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल एक्टर्स हैं,
ये कंपोनेंट है। ये इंडिविजुअल्स या ग्रुप, वो इंडिविजुअल या ग्रुप हैं जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं या असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, सबसे पहले दिन में आता है पॉलिटिशियंस। सिटीजन हम लोग खुद हैं। हाँ, हम वोट देना हो गया, एहतजाज करते हैं, एडवोकेसी करते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी की, किसी तरह से भी। फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के जो अपनी स्पेसिफिक कॉजेज के लिए या किसी पॉलिसी के लिए लॉबी करते हैं किसी भी ग्रुप में। ये इतने उस तरह से हम लोग इनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते इस अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन ये एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप जूश लॉबी की एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि सबकी, जो बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। फिर इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मुश्तरका नज़रियात हैं, जो उनके नज़रियात हैं उसको कंप्लीट करने के लिए और उसको आपस में compete करने के लिए इलेक्शंस के अंदर और उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। फिर प्रोसेसेस हैं, ये कंपोनेंट है इसका। ये वो तरीके हैं जिनसे फैसले लिए और मतलब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल होगी जिस तरह इलेक्शन हो गए, पॉलिसी मेकिंग हो गई, और निगोशिएशन हो, डिप्लोमेसी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स को हल किस तरह करना है, एग्रीमेंट्स किस तरह से होंगे, अकाउंटेबिलिटी हो गई। ये जो जो पॉलिटिकल एक्टर्स और जितने भी हम लोगों ने वो इंस्टीट्यूट्स में वो इंस्टीट्यूट में हमने जो ये देखे हैं ना, एग्जेक्टिव जितने थे, इनके अकाउंटेबल भी तो होना जरूरी है। तो वो ये सब वो प्रोसेसेस उसका कंपोनेंट है। फिर रूल्स एंड नॉर्म्स हो गए। ये वो फॉर्मल और इनफॉर्मल गाइडलाइंस है जो सियासी रवैये को शेप करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड रेगुलेशन, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में लॉ एंड रेगुलेशन हमारी जो सी है वो मतलब गवर्न करने वाले कानून में कुरान और सुन्ना, जिस तरह हम कहते हैं डेमोक्रेसी में जो भी किसी मुल्क का वो है अपना कानून, कॉन्स्टिट्यूशन उसका। फिर इसी तरह कल्चरल प्रैक्टिस्टिक्स भी जो सी भी असर डालती हैं। वो अनरिटन रूल्स हैं कि जो कि सियासी रवैयों पर असर डाल रही हैं। ये रूल्स मतलब हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखे होते, लेकिन ये कल्चरल प्रैक्टिसेस इस तरह की चीजें हैं कि ये हमारे उस सियासी रवैये पर असर डाल रही होती है कि जो कि उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आ रहा है। इसी तरह एक जरूरी है पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पावर किस तरह से डिवाइड होगी, मैनेज होगी। तो इसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर्स हो गए, और जुडिशरी के इख्तियारात की तकसीम किस तरह से करनी है, किस इदारे को कितने किस हद तक उसके पास अथॉरिटी है। चेक एंड बैलेंस है, पावर मिसयूज को रोकने के मैकेनिज्म जितने भी होंगे। फॉर एग्जांपल नैब होती है, हम देखते हैं उसके किस तरह से काम कर रही होती है। इसी तरह से फेडरलिज्म है कि एक इसका एग्जांपल के तौर पे फेडरलिज्म मतलब कि सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के दरमियान जो पावर शेयरिंग है ना, जिस तरह से इस्लामिक रियासत में भी हमारा खलीफा तो होता था, लेकिन वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं था। मतलब मुख्तलिफ गवर्नर्स थे डिफरेंट रीजन के अंदर के उसको रिपोर्टिंग थे। तो ये उस तरह से। फिर आइडियोलॉजीज है, आइडियोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडियोलॉजीज ही है कि जो कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम को ड्राइव कर रही थी उसने किस तरफ जाना है। मतलब ये वो बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज हैं कि जो सियासी अमल को गाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस डेमोक्रेसी है उसकी आइडियोलॉजी एक रिप्रेजेंटेशन और इंडिविजुअल राइट्स पर जोर देना, सोशलिज्म को कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ और बराबरी पर फोकस करना। तो इसी तरह से फिर एक अगला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया हमारे पास पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया। मतलब ये वो हमारी सोच और इन्फॉर्मेशन है कि जो पॉलिटिक्स पर असर डालती है, सोच के तौर पे भी और इंफॉर्मेशन के तौर पे भी। फॉर एग्जाम्पल मीडिया आउटलेट्स हैं, खबरें और तज्जिए पेश करते हैं, चैनल पे हम लोग देख रहे होते हैं। पब्लिक पोल्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इटली में पिछले दिनों रेफरेंडम किया लोगों के लिए कि उनको रेजिडेंस देनी है नहीं देनी। तो ये उस कंपोनेंट में से इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। सोशल मीडिया तो आज के दौर में टॉप ऑफ द लिस्ट है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लिए एक्टिविज्म के प्लेटफॉर्म्स के तौर पर यूज होता है। फिर रिसोर्स एलोकेशन के मैकेनिज्म जो हो गए, जाहिर सी बात है वो जितनी भी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि पॉलिटिक्स के मेन रोल्स के अंदर जो चीजें थी उसमें एक बड़ा था रिसोर्स एलोकेशन, जिसकी वजह से ही इम्पैक्ट्स में मुसलमानों के करंट माइंडसेट में भी हमने देखा कि जिसकी बड़ी वजह है कि लोग दूर जाते हैं पॉलिटिक्स से, अच्छा नहीं समझते उसको। एक इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में रिसोर्सेज और बेनिफिट्स किस तरह डिवाइड किए जाएंगे, ये उसको देखेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर टैक्सेशन पॉलिसीज जो है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, स्पेंड किस तरह से करना है, किस इदारे को कितना कितने फंड्स दिए जाने चाहिए। वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, मार्जिनलाइज ग्रुप की मदद से प्रोग्राम को मतलब करते हैं। जिस तरह से वेलफेयर प्रोग्राम्स हो उनकी फंडिंग्स को भी आप नजरअंदाज मतलब देख सकते हैं इससे। इस तरह इकोनॉमिक रेगुलेशंस होगी, मार्केट और इंडस्ट्रीज को किस तरह मैनेज करना है, इनके दरमियान कवानीन को किस तरह मैनेज करना है और तवाज़ुन किस तरह से रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल जैसे कि इसी तरह फिर आखिरी में हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज्म है। ये वही है कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको रिजॉल्व कैसे करना है और स्टेबिलिटी किस तरह से मेंटेन करनी है। तो ये वो सब प्रोसेस है।
इस एग्जांपल के तौर पे कोर्ट्स हो गए, लीगल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का फैसला करते हैं कोर्ट्स, उन चीज़ों को देखना। डिप्लोमेसी होगी स्टेट्स, और मतलब कभी भी जाहिर सी बात है, जैसे हमने डिस्कस किया कि सिटीजन हैं, उनका रोल है उसमें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ भी है तो वो अब उनका और स्टेट के दरमियान बातचीत करके मामला को हल कराना, उस तरह से एग्जाम्पल इसकी देखी जा सकती है। और फिर बिल्कुल एक आर्बिट्रेशन के तौर पे आप जैसे देखा ना कि एक 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 पहलू वो भी होता है कि फॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, कि किसी भी लीगल काम के अंदर जाने से पहले पहले ही उन मसलों को रिजॉल्व कर देते हैं। ये भी होता है, प्रैक्टिस होती है, इवन हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर हो रही होती है कि कोई भी लीगल लीगल एक्टिविटी करने से पहले अगर लोगों का मामला आपस में रफा दफा होता है तो वो प्रैक्टिस होती है। और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इससे हमें आइडिया रहता है पॉलिटिकल सिस्टम क्या और किस तरह से ऑपरेट करती है, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं जो कि आगे यूज हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम ना टाइमलाइन देखते हैं मुसलमानों की भी, और जो उनसे नॉन मुस्लिम्स की भी ना, उस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके ना अभी तक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हमें पता है खुलफा राशिदीन है, फिर उमैया खिलाफत है, और उसी के दरमियान में उमैया खिलाफत जाहिर सी बात है स्पेन वाली साइड पे भी स्टिल थी, लेकिन यहाँ वाली मिडल ईस्ट और इस वाले एरिया में सब में अब्बासी खिलाफत आ गई थी, फिर फातिमाई और इसी तरह ये चलती रही, और एंड पे हमारा मॉडर्न मुस्लिम स्टेट्स। इनको इनको डिस्कस, इनको मतलब बारी बारी करना तो अभी टाइम नहीं है, इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता उनमें सब में किस तरह से कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था और सारा था। लेकिन एक की ट्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके एंड तक किस तरह से चेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप का जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो भी हम देखते हैं कि अर्ली खिलाफत में जो था पूरा का पूरा लाया करता था शूरा पे। वो डिफरेंट सिनेरियोज थे कि मतलब कुछ में मतलब अबू बकर के दौर में बिल्कुल एक इमीडिएट सा फैसला था, कुछ लोग के, और वो टाइम इस तरह का था कि बहुत इमीडिएट फैसला था, कुछ लोगों के दरमियान ही हो गया। लेकिन फिर आगे देखते हैं कि शुराई कंसल्टेशन के थ्रू हुआ सारा। लेकिन लेटर ऑन हम ये देखते रहते हैं कि एम्पायर जो है ना, ये सारी की सारी खिलाफत से ना खुलफा राशिदीन के बाद मतलब एम्पायर्स में और हेरिडिटरी मोनार्कीज में डायनेस्टिक रूल्स इस तरह की फॉर्म में चेंज होती गई है। खुद से ही मतलब बाप के बाद बेटा, और वो उसी फैमिली के अंदर ही रहेगी खिलाफत, और वो इस तरह से चेंज होती रही है। लीगल फाउंडेशन श्योरली मतलब खुलफा राशिदीन के दौर में पता है कि यूनिफाइड मतलब यूनिफाइड बाय शरिया थी। मतलब कुछ भी उसमें प्रॉपर कानून सुनना, हम एग्जाम्पल के तौर पे इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम वहां से देखते हैं सारा, इवन अपनी फिक को भी हम वहां से ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इतना इतना शरिया कंप्लाइंट वो एक गवर्नेंस थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुल्क फतह होते गए तो फिर एक तो वो जो वो फर्क था कि हेरिडेटरी मोनार्कीज में चेंज होती गई चीजें, तो फिर पर्शियन और तुर्किश, और मतलब लेटर ऑन इस तरह पर्शियन तुर्किश और लोकल लॉज के भी ना मतलब वेरियस रीजन में उनकी भी इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ। तो यहाँ से इस तरह से डिफरेंस पड़ता है। गवर्नेंस स्टाइल जो उनसा था वो मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम से, खुलफा राशिदीन के दौर में डिसेंट्रलाइज सिस्टम से जाते जाते स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू होना शुरू हो गया। और बाद में जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफन फ्रेगमेंटेशन भी होती गई मुसलमानों के दरमियान, जिस तरह आप ये देख भी सकते हैं कि 750 से 1258 तक अब्बासी खलीफा था, लेकिन स्टिल उस दोनों टाइम पे सल्जूक भी और फातमिद ने भी कुछ एरियाज पे अपनी मतलब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बना रहे थे, फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गई। कल्चरल अचीवमेंट जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे अब्बासी खलीफा में हम देखते हैं कि साइंस को, फलसफे को, इस तरह की चीज़ों का टॉप रहा था मुसलमानों का। और जाहिर सी बात है उसकी रीजन है डिफरेंट, के जब वो पर्शियन आइडियोलॉजीज आना शुरू हुई और वो फिलोसोफर्स जो थे, जाहिर सी बात है वो पहले मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब वो इस्लाम कबूल उन्होंने किया तो फिर उनकी फिलोसफीज ने इन्फ्लुएंस किया जैसे मुसलमानों को भी, और वो चीज़ें मतलब काफ़ी तरक्की की तरह से, और गोल्डन एजेस ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं उस टाइम को। तो वो इस तरह से ये भी एक फैक्टर था। फिर डिक्लाइन थ्रू आउट मतलब हर हर कैलिफ का जो है ना वो डिक्लाइन इस तरह से ही रहा है कि जाहिर सी बात है डिफरेंट है, किसी के टाइम पे इन्वेजन हो गई, किसी के टाइम पे कुछ हो गया, जिसमें खुलफा राशिदीन के एंड पे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए आपस में मुसलमानों के भी। और मतलब वो एक फितने का दौर, फिर इस तरह से मजीद इनके मतलब खुलफा राशिदीन के बाद उमैयद खिलाफत वो अब्बासीज ने टेक ओवर किया वो अपनी लड़ाई में। फिर अब्बासीज के बाद जाहिर सी बात उन पर जब अटैक्स हुए उनके मंगोल्स, और फिर वो क्रूसेडर्स की लड़ाइयाँ भी, तो वो इन काफी चीजों पे हर हर एम्पायर का डिफरेंट मतलब था। लेकिन इन जनरल यही है कि इंटरनल करप्शन आती थी उन लोगों में, उसके बाद फिर करप्शन, मतलब इंटरनल करप्शन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन होना उनका, और फिर इन्वेजन बाहर से आ रही हैं तो वो अगली एम्पायर टेक ओवर कर लेती थी। इसी तरह जो ये है नॉन मुस्लिम एम्पायर थी, इनकी
इनमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल एवोल्यूशन आई है इनमें से। जिस तरह से, और ये मतलब कुछ भी सारी भी नहीं डिस्कस हो सकती, कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह बेजेंटाइन एम्पायर थी, वो स्टार्ट में सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी थी, फिर रिलीजियस बेस्ड लेजिटिमेसी को बेस बना दिया गया, फिर मतलब हुकूमत का सबब जो है ना दीन बना दिया गया। वो इस तरह से चेंज हुई है थ्रू आउट द टाइम, ये 800 900 सालों में। होली रोमन एम्पायर जो है वो डिसेंट्रलाइज मोनार्की के से अलग अलग रीजन के रूलर्स की तरफ शिफ्ट हुई है, जो कि सिर्फ नाम के एम्प्लॉयर से लाइक जो बात है वो उनको पीछे से चर्च होल्ड कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, किंग क्वीन के पास फुल मतलब पावर होती थी। बाद में शिफ्ट हुआ और लिमिटेड मोनार्की में, जहाँ पार्लियामेंट का स्ट्रॉन्ग रोल बन गया। इसी तरह फ्रेंच एम्पायर में पहले एब्सोल्यूट मोनार्की, इन सब की इन पे तो बिल्कुल ट्रेंड ही ऐसा है कि ये जितनी भी नॉन मुस्लिम एम्पायर्स है ना, ये तो शुरू ही बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की से और बादशाह, और जाहिर सी बात है वो दो ही इस तरह था, और सब इसी तरह चल रहे थे। इस्लाम वाहिद है कि इस्लाम की जो बेसिक मतलब एक बुनियादी फर्क है ना, खुलफा राशिदीन ने वही चीज तोड़ी थी आके। इन इन मुल्कों में भी जब गवर्नमेंट किया उसके बाद तो यही एक बड़ा फर्क था कि जो लोगों को ट्रैक भी करता था इस चीज के ऊपर कि ये तो बिल्कुल अपने हेरिडेटरी मोनार्कीज की तरफ नहीं जा रहे ये लोग। तो बहरहाल वो फ्रेंच भी इस तरह की बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की थी उनकी, फिर रेवोल्यूशन आई, उनकी रिपब्लिक बना। बाद में नेपोलिक मिलिट्री जो उनसे थी, उन्होंने डिक्टेटरशिप आ गई, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स शुरू से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाया, उन्होंने ग्लोबल इन्फ्लुएंस किया, और वो जाहिर सी बात है वर्ल्ड ऑर्डर को टेक ओवर किया उन्होंने। इनको क्वेश्चन आंसर्स में जाहिर सी बात है कि ये जो उनकी है ना, खास तौर पे ये इस तरह से टाइमलाइन डिस्कस नहीं हो सकती। टाइमलाइन देख सकते हैं हम कौन किस वक्त में कौन था, लेकिन उनको डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर में मुझे हम श्योर के लोग करेंगे सवाल, तो तब डिस्कस कर लेंगे चीज। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को पे आते हैं, मौजूदा क्या पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं आपके। सबसे पहले डेमोक्रेसी, और जो कि मतलब इस टाइम पे ज्यादातर दुनिया में राइज है डेमोक्रेसी। उस तरह से नहीं है, जाहिर सी बात है कि जो डेफिनेशन है उसकी, लेकिन ये है कि स्टिल जो भी है बाय डेफिनेशन ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हुकूमत लोगों की मर्जी से बनती है, जो कि नजर नहीं आता। मतलब जाहिर बाय डेफिनेशन देखते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हुकूमत लोगों की मर्जी से बनती है, वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और मतलब और वही रिप्रेजेंटेटिव फिर अपनी मर्जी से लॉ भी बनाते हैं। तो और इनडायरेक्टली मतलब कहने से मुराद है कि लोग खुद अपना लॉ बनाते हैं कि हम हमारे ऊपर क्या कानून लगना चाहिए। और यही वो उनका सेलिंग सेलिंग थिंग है कि भाई ये हम लोग तो, क्योंकि बाकी सारे अभी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में कि किसी में इन्फोर्स किया जाता है लोगों को इस तरह से, और कोई बादशाहत है, तो वो लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करती है मौजूदा दौर में। और डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इन सब सिस्टम्स में, वो ये होगी कि हम ये देखते हैं इनमें कि सिमिलैरिटीज क्या है इस्लाम से, और डिफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस जो है दोनों सिस्टम में नजर आता है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में भी नजर आता है, डेमोक्रेसी में नजर आता है। दोनों सिस्टम में मशवरे को वैल्यू दी जाती है। खिलाफत में शूरा को, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को, इलेक्टेड असेंबलीज जो सी हैं। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा वो कंप्लीटली इस तरह से वर्क कर रही है आज के दौर में कि नहीं, लेकिन बाय डेफिनेशन अकाउंटेबिलिटी है दोनों इन दोनों सिस्टम में, कि लीडर्स दोनों सिस्टम पब्लिक के सामने जिम्मेदार होते हैं। रूल ऑफ लॉ लीडर से लेके आम आदमी तक सब मतलब इसको वो करता है बाय फोर्स। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना दोनों, डेमोक्रेसी भी और इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, ये रूल ऑफ लॉ को प्रायोरिटाइज करता है। डिफरेंसेस क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत सेकुलर बेसिस पे है, और जो हमारा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिलीजियस है। खिलाफत राशिदा डायरेक्टली इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वहां पे उस लेवल पे हम लोगों से नहीं पूछेंगे कि अब आपकी क्या रजामंदी है इस बारे में, वो रूल है तो वो रूल है। लेकिन डेमोक्रेसी में वो रूल लोग खुद से बना रहे हैं। डेमोक्रेसी अक्सर सेकुलर होती है, मतलब जहाँ लॉज इलेक्टेड लोग ही बना रहे होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों को भी लोगों ने इलेक्ट किया हुआ, तो वही लोग ही बना रहे हैं। इलेक्टोरल मैकेनिज्म जो है उसमें डिफरेंस इस लेवल पे है कि जो खलीफा है ना वो मुशावरे से, और वो एक खास मतलब शूरा जो उनसी है वो खास किस्म के लोग, खुलफा राशिदीन बहुत छोटा सा टाइम था, 30 30 साल का, तो उसमें वो खास लोग थे, और उनके पास वो सर्टिफिकेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था कि भाई ये लोग हैं इस लेवल लेके, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं इस चीज में। आज के दौर में चीजें मुश्किल हैं किस तरह से ये प्रैक्टिस होंगी, लेकिन वो जो शूरा की हम बात करते हैं वो बहुत चंद लोग थे, और उन वो मुत्तफिक लोग थे। मतलब शूरा, और साथ इस तरह कहना चाहिए कि मुत्तफिक लोग लोग डिसाइड करते थे, जिनके ऊपर पूरी
पूरे मतलब उम्मत मुत्तफिक थी, और जिन्होंने ही जाहिर सी बात है लोगों के इन्फ्लुएंस किया और वो बाउंड्रीज पे लाई इस्लाम की। डेमोक्रेसी में लीडर इलेक्शन के थ्रू आते हैं, सिंपल है, बस उसमें हर बंदे का वोट बराबर है, वो जिस तरह जो सिलेक्ट कर ले उसको कर ले। स्कोप ऑफ गवर्नेंस जो उनसे है, वो उसमें फर्क यह है, खिलाफत में दीन और हुकूमत दोनों इंटरकनेक्टेड, और जाहिर सी बात है, और जो रिलीजन है वो टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि रूल सब कुछ हमने उससे रिलीजन से लेने हैं, इस्लाम से लेने हैं। और डेमोक्रेसी में रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर देते हैं, सेकुलर की बेसिस है इसकी, कि रिलीजन को अलग रखो मस्जिदों तक, और रूल हम खुद बना लेंगे लोग जो चाहते हैं। फ्रेमवर्क मतलब राइट्स फ्रेमवर्क जो है ना, वो खिलाफत जो इस्लामिक टीचिंग से राइट डिफाइन करती है, इस्लामिक जो टीचिंग है ना उनकी बेसिस के ऊपर राइट्स डिफाइन करती हैं कि इंसान का कितना हक है, एक इंसान को दूसरे पे क्या उसके कितने हकूक के हैं। डेमोक्रेसी में जो है ना, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ये तो हर बंदा बता रहा है कि भी मेरा ये हक है, मैं अपने आप को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी कहो, विद मतलब उससे रिगार्डलेस कि वो एक्चुअल में वो चीजें हैं कि नहीं है। LGBTQ और इस तरह की चीजें डेमोक्रेटिक माहौल में ज्यादा प्रमोट करेंगी, क्योंकि वो उसका राइट है, अभी मैं जो मर्जी करूँ, रिगार्डलेस हमने ये नहीं देखना कि साइंस क्या बोल रही है और वो एक्चुअली वो चीज वैसे है भी कि नहीं, और बाकियों पे इसका असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो ये बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह अमरीत पे आ जाते हैं, ऑक्रेसी पे बेसिक प्रिंसिपल जो है ना इसका, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ एक रूलर के पास ही फुल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। अब ये जितने भी सिस्टम है ना, इनको इस तरह से देखते हैं ना कि इस्लाम ये नहीं होता, मतलब मैंने इसको समझने के लिए खुद समझने और जिनको पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें ना, तो इस्लाम दरमियान में है, और वो लाइंस है, मतलब एक सिस्टम्स के ऊपर एक सिस्टम लाइन बनती है ना, तो इस्लाम हमेशा मिडिल में होता है। ये नहीं कि बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई कर रहा होता उन चीजों को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी लोगों को अपनी चीजें इसी नाम पे बेचते हैं ना कुछ तो सही चीजें होती हैं उसमें से। अब जिस तरह आमरीत है, तो आमरीत यहाँ मतलब बादशाहत है, तो उसकी जिद में डेमोक्रेसी के लोग आके बात करेंगे, लेकिन वो दोनों एक्सट्रीम बातें करेंगे, उनके फिर जो फ्लॉज होंगे ना, वो मिस यूज भी हुआ कर होते हैं। हर सिस्टम में कोई ना कोई चीज चीज भी है जो कि इस्लाम से अलाइंड है, और खराब बहुत ज्यादा जिस तरह से वो हम साथ से डिस्कस, इसलिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को उस तरह से देखना। अब ये नहीं कि इस्लाम में भी मतलब ऑटोक्रेसी के जो सिस्टम है, रूलर के पास फुल कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है सारी, इस्लाम में भी है किसी हद तक, लेकिन वो उसका जो वो इन्फ्लुएंस कराना सुनना से है, उससे बाहर जाएगा तो वो मतलब उसको अकाउंटेबल है उस चीज के ऊपर। तो बहरहाल सिमिलरिटी सेंट्रलाइज लीडरशिप है दोनों में, आमरीत में इस्लाम में भी, इसे दोनों सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है। स्टेबिलिटी का पोटेंशियल होता है इन दोनों सिस्टम में, डेमोक्रेसी में नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी को तो मैं इस तरह बोलता हूँ कि ये दुनिया का ऐसा निज़ाम है कि जो बहुत जल्दी फेल हो गया। बाकी निज़ामों ने 500 500 साल 600 600 1000 साल के बाद बादशाहत इतने इतने साल तक चलती रही हैं, फिर जाके लोगों ने बगावत करते थे और इस तरह। डेमोक्रेसी सबसे फेल सिस्टम है, मतलब ये 100 200 सालों में ही फेल हो गया। तो इन इनमें पोटेंशियल मतलब होता है कि जाहिर सी बात है, मतलब अथॉरिटी बड़ी स्ट्रांग होती है तो उससे स्टेबिलिटी मिल सकती है किसी भी सिस्टम को। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस तरह सोर्स ऑफ पावर, खलीफा अपनी पावर अल्लाह और लोगों की रजा से लेता है, मतलब वो अपने आप को फुल पावर नहीं करता, वो रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह ताला का लोगों के। और ऑटोक्रेट्स जो उनसे है ना, वो फोर्स विरासत के थ्रू या जबरदस्ती पावर में आए होते हैं, मिलिट्री मतलब डिक्टेटरशिप में हम देखते हैं उसी तरह से। अकाउंटेबिलिटी, खलीफा को लोग पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स है हमारे पास, वो इतना मशहूर वाकया है कि उमर को उनका रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको उनके बेटे ने ही पूछ लिया कि भाई, बेटे ने नहीं मतलब उनको एक सहाबा ने पूछ लिया, सलमान फारसी थे गालिबन। बहरहाल वो सब जानते हैं वाकया, इसलिए मैं रेफरेंस उस तरह से कोट नहीं कर रहा, लेकिन ये कि सब जानते हैं कि उमर को एक सहाबा ने पूछ लिया कि भाई ये तो कपड़ा उतना है ही नहीं जितना कि आपका लिबास बन सके, तो उन्होंने बताया, वो सब जानते हैं वाकया, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे का कपड़ा भी यूज किया। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी नजर आती है हमारे खुलफा राशिदीन के दौर में, और उसी को हम इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को, जबकि यार इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऑटोक्रेट में किसी को जवाबदेही नहीं है, और रूल ही खुद बना रहे हैं, और सब चीज़ें तो पॉकेट में है, मतलब बिल्कुल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमने भी पढ़े हैं पीछे पॉलिटिकल सिस्टम में, ऑलरेडी उनकी पॉकेट में है, तो ये फेलियर है सिस्टम का। गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो उनसा उसमें डिफरेंस है, खिलाफत कंसल्टेशन को प्रमोट करती है, और ऑटोक्रेसी जो उनसे पब्लिक का रोल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उनकी ये भी क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बादशाह पहले थियोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ रिलीजन और रिलीजियस लीडर जो है ना गवर्नमेंट की बेस बनाते हैं थियोक्रेसी में, तो वो अब ये लगता है ऐसी है कि जी ये तो इस्लाम भी तो यही है कि रिलीजन रिलीजियस लीडर हो, या मतलब जाहिर सी बात है जो आलिम है इसको समझ है इसकी, वही प्रैक्टिसिंग होगा, तो उन्हीं में से लोग हों और रिलीजन को ही बेस बनाया जाए गवर्नमेंट करते वक्त। लेकिन
अभी हम जब फर्क देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कितना बेसिक फर्क है, और कितनी मतलब हमें ऐसी चीजें कि जो डेमोक्रेसी वाली इस्लाम, मतलब जो डेमोक्रेसी जिनके दावे करता है, असल में इस्लाम वो प्रैक्टिस कर रहा होता था खुलफा राशिदीन के दौर में, और इससे डिफरेंट हो जाता है। सिमिलैरिटीज सिंपल है कि भाई दोनों गवर्नमेंट्स में जो सी ना रिलीजन बेस्ड होती है, और मॉरल फोकस होता है दोनों, मतलब थ्योक्रेसी किसी भी किस्म की है, मतलब क्रिश्चियनिटी थ्योक्रेसी है और कोई भी है, तो मॉरल, क्योंकि उनकी बुनियाद ही वही है ना, रिलीजन आपको सबसे पहले देता ही मॉरलिटी है, तो बुनियाद ही वही है, तो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी में आ रहा होता है मसला, जो कि हमने मतलब हिस्ट्री में देखी हुई है, लेकिन बहरहाल ये कहने की बात यही है कि भी मॉरल फोकस होता है, रूल ऑफ लॉ है कि रिलीजियस सोर्स है, मतलब ड्राइव करता है, रिलीजियस सोर्स है आपके रूल्स बताने का। इस्लाम भी ऐसे ही करता है, और ये रिलीजियस रिलीजियस जितने भी दूसरे लीडर हैं वो इसी चीज को बेसिस बना के अरे, डिफरेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस ये है कि भी जिस तरह फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ लीडर है, खिलाफत में मशवरा और मेरिट से लीडर बनता है। मतलब ये नहीं है कि बस उसके उसके लिए इतना ही नफ है कि ये फॉर एग्जांपल पोप है, ये आलिम है, इतना ही नफ नहीं है, वो लोग मशवरा, और जाहिर सी बात है लोगों की रजामंदी उसी मशवरे के थ्रू, क्योंकि जब हम खुलफा राशिदीन की एग्जांपल देते हैं तो वो शूरा के ऊपर ऑलरेडी लोग मुत्तफिक थे। ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, उसमें अक्सर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो लीडर है ना उसमें अपॉइंट ही हुए हो रहे होते हैं, सिर्फ वही उनकी मतलब वही उनका सर्टिफिकेट है उसको रूल करने का कि भाई वो आलिम है। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उनकी बिल्कुल, बल्कि वो ही अकाउंटेबल है, जिसको बोलने के भी तू गलत है वो गलत है। पॉप, और ये हिस्ट्री में देखते हैं क्रिश्चियन चर्च में इस तरह से ही होता रहा। इसी के खिलाफ फिर रेवोल्यूशन, बगावत तब शुरू हुआ। लेकिन खिलाफत में ऐसा नहीं है, अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल दी, अकाउंटेबिलिटी बहुत है, और इवन खुलफा के खिलाफ भी लोग, अब उनको कोई चीज़ लगती थी तो खुलफा राशिदीन के खिलाफ भी लोगों ने बताया कि भाई इससे हम एग्री नहीं करते इन चीज़ों से। उसका रोल, आलिम का रोल जो है उसमें फर्क है। खिलाफत में ये नहीं है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में डायरेक्टली रोल है उसका, आलिम का मतलब वो बता देगा कि भाई ये चीज़ इस तरह, इस लीडर ने ये काम गलत कर दिया, उसको बताना पड़ेगा कि काम किस तरह गलत किया, इस्लाम की किस रूल से गलत किया। मतलब वो अकाउंटेबल भी किसी बेसिस पे होगा, जबकि थ्योक्रेसी की जो हम पुरानी एग्जाम्पल देखते हैं उसमें ऐसा नहीं है, वो इवन फांसियां भी दिलवा देते थे लीडर्स को कि बस ये गलत है, और उनकी बात ही रेफरेंस होता था कि जो उन्होंने मुंह से बोल दिया वही सच है। इस लेवल पे मतलब वो जाहिर सी बात है, जो हमें मिसाल भी मिलती है, मुझे साहबा का नाम भूल गया, कि वो उन्होंने बताया कि नबी पाक ने कहा कि तुम अपने उलमा को खुदा समझते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम उनकी इबादत थोड़ी करते थे। नबी पाक ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करते थे कि जो वो कहते थे तुम उसी को सच मान लेते थे। तो उस लेवल पे ये जाती थी, ये जो सिस्टम है ना, ये आइडियोलॉजी ये उस लेवल पे जाती है। इस्लाम ऐसे नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई आलिम भी बोलेगा तो वो उसको बताना पड़ेगा, वो अदालत में ही और वो काजी के पास ही चीजें जाएंगी, और वहां पे उसको साबित करना पड़ेगा कि इस सेंस में इसने ये बात गलत की है, ये रेफरेंसेस हैं और अब इसको सजा दी। मतलब उस आलिम की बेसिस पे नहीं है, उस सेट ऑफ रूल्स की बेसिस पे जो कुरान में, जिस सेट ऑफ रूल्स पे गवर्न करना है उस सोसाइटी का। इसी तरह बादशाहत, बादशाहत मतलब ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ किंग या क्वीन के पास पावर होती है सारी। मतलब कह लो कि थ्योरेसी में वो थे लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, और ये इसी तरह से ये बस वो हेरिडेटरी वो बादशाहत उस किंगडम फैमिली और वो लोग चला रहे हैं। और सिमिलैरिटीज फिर उसी तरह से वही है कि सेंट्रलाइज लीडरशिप है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की सेंट्रलाइज होती है उस तरह से। ज्यादा चांस है, पोटेंशियल है इसको सर्वाइव करने का, ज्यादा लंबा अर्सा तक चल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज चीजें हैं और अथॉरिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी वही फिर उसी तरह से, अब दोनों में स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। डिफरेंस क्या है इनके अंदर? भाषा में पहला डिफरेंस वही है कि लीडर को कोई सिलेक्शन ही नहीं है, जो बस बेटा पैदा हो गया या उस फैमिली में से जो बंदा है उसने बनना है, बाहर से लोग बस सारे दिन पूरा ऑल द टाइम वो गुलाम ही है, और वो उनकी रियाया ही है हमेशा से। बेशक वो जितना मर्जी काबिल हो उस बंदे से जिसको सिलेक्ट की, जिसको बादशाह बनाया जा रहा है। खिलाफत में ऐसे नहीं है, मेरिट पहले नंबर पे है, कंसल्टेशन लोगों की पहले नंबर पे है, लोगों से कंसल्टेशन पहले नंबर पे, अकाउंटेबिलिटी फिर खलीफा को मतलब ऑलरेडी इतनी बार बोल दिया, लेकिन अकाउंटेबल है, खलीफा अकाउंटेबल होता है, वरना आज कभी भी नहीं होते। इवन उनके खिलाफ अगर बोल दोगे तो सजा मिल जाएगी, और यही होता था, मार देते थे लोगों को। रूल ऑफ लॉ, खलीफा जो उनसे है वो लॉ के अंडर है, जाहिर सी बात है, वो भी बादशाह नहीं होते थे। गवर्नेंस का तरीका यही है, खिलाफत में जस्टिस इक्वालिटी सबको इंपॉर्टेंट दी जाती है, जैसे हमने डेमोक्रेसी की सिमिलैरिटी में बात की थी कि भाई इंसानियत और वो लॉ की इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस जाती है, राय की वैल्यू हर बंदे की, मोनार्की में नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कुछ ये आइडियोलॉजीज देख लेते हैं मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में पहले जिस तरह से होती थी, यहाँ कुछ कुछ फॉर्म्स जो उनसे इनकी आजकल नजर आ रही होती हैं। सबसे पहले लिबरलिज्म,
लिबरलिज्म का इस्लामिक आइडियोलॉजी से किस किस तरह से ये मिलती है, मतलब क्या चीज़ें हैं इसकी जो सी जो ये लोग बोलते हैं और बेचते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और डिफरेंसेस छुपाते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम से, डिफरेंसेस क्या हैं जो वो छुपाते हैं, और सिमिलैरिटीज में ये है कि दोनों ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस को वैल्यू करते हैं। मतलब और वो उसमें ये फर्क ये है कि उसको डिफरेंस में भी मैं इस तरह बताऊंगा कि वो इतना फर्क इतना ज्यादा उसको वैल्यू करते हैं कि बस वो कहते हैं कि जो ये कह रहा है ठीक है, ये नहीं देखना बात ठीक है कि नहीं ठीक। तो बस अब ठीक है, अब ये बंदर ने बोल दिया है कि उसकी फीलिंग्स हैं, हर्ट नहीं हो जाएंगी, और मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम इस लेवल पे ले जाते हैं कि बस ठीक है, अब इसको बुरे को बुरा भी ना बोलो, जज भी ना करो लोगों को राइट और रॉन्ग की बेसिस के ऊपर, इस लेवल पे चले जाते हैं। तो ये फिलोसफी है इनकी। लेकिन बहरहाल सिमिलरिटीज ये है कि वैल्यू करते हैं, बहुत ज्यादा ही कर देते हैं वो, इस्लाम जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के कानून के अंदर रह के ही है सब चीजें, सबसे टॉप प्रायोरिटी वही है। लेकिन बहरहाल इतना सिमिलरिटी तो है कि वैल्यू करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को और जस्टिस को। लिबरलिज्म जो है रिलीजियस फ्रीडम प्रमोट करता है। इस्लाम तो बेसिक प्रिंसिपल है उसका कि भाई किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है रिलीजन में, तो ये चीज़ उससे क्लोज है। इस तरह रूल ऑफ लॉ दोनों में इंपॉर्टेंट है। और ये जिस तरह से डेमोक्रेसी इन्हीं चीज़ों को, लिबरलिज्म की या सेकुलरिज्म की इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रही होती हैं, बेच रही होती है। डिफरेंसेस जिस तरह से मैंने पहले बोला कि इवन इवन दो कि हम लोगों को ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस को वैल्यू करना है, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही करना होता है, इसलिए रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर होता है, इंसान की बात भी किसी लॉ या किसी बेसिस के ऊपर ही जज की जाएगी। ये नहीं कि बस इसने बोल दिया तो इंसान की वैल्यू है, वो बात ही सच है, या मान लो उसकी बात, वो कहना चाह रहा है। जिस तरह से LGBTQ के लोग जो उनसे हैं वो यही चीज बोल रहे होते हैं कि भाई मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी करता हूँ अपने साथ, लेकिन नहीं, हम उसको कहेंगे कि ये ठीक नहीं है तेरे लिए, तुझे भी रोकना पड़ेगा। इतनी भी वैल्यू नहीं है कि भाई गलत को गलत पे रोकना है, ये नहीं कि यार हार्ट हो रहा है और उसको जज नहीं करना। ये इस एक्सट्रीम पे चले जाती है आइडियोलॉजी। तो लिबरल मतलब वो टॉप प्रायोरिटी वही मतलब तो देता है, इस्लाम डिवाइन गाइडेंस को देता है। इस्लाम के लिए टॉप प्रायोरिटी वही है, रूल ऑफ लॉ, जो मैंने बात की। इस्लामिक पॉलिटिक्स और मतलब जो है ना वो रिलीजन को इंटीग्रेट करता है, उसके अंदर पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में इंटीग्रेट होती है। लिबरलिज्म बहुत सेपरेट करता है, वो कहता है ये मस्जिदें करने की बातें हैं और ये हमारी करने की बातें नहीं है। और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी का भी डाउनफॉल जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल अब तो उनको अगर उनकी प्रैक्टिसेस भी देखें तो वो तो इस लेवल पे बात कर देते हैं कि हाँ, ये पॉप की जिम्मेदारी सिर्फ पॉप की है, इवन इबादत के ऊपर भी। और मतलब मॉरल वैल्यूज तो बहुत पीछे, मतलब इवन इबादत के ऊपर भी बात की सिर्फ उसकी जिम्मेदारी क्या, वो ओवरऑल हमारे लिए कर, जैसे हमारा इस्लाम में है ना कि फर्ज किफाया, और दूसरा के एक ऐसा फर्ज के जो एक बंदे के अदा करने से भी हो रहा है, वो उन्होंने सारी की सारी अपनी प्रैक्टिसेस को ही उसी पे लगा दिया, और वो उनकी वैल्यूज इधर से ही जा रही होती है ना। ये सेपरेट कर रहे होते हो आप उसको, पॉलिटिक्स को, मतलब जिंदगी गुजारने के तरीके को और अपनी रिलीजन को। और इस्लामिक कलेक्टिव वेलफेयर पे फोकस करता है। लिबरलिज्म जो है पर्सनल ऑटोनॉमी, कोई कलेक्टिव नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है एक बंदे की बात की वैल्यू है, बेशक वो सोसाइटी को मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट कर रहा है। सेम फिर वही एग्जांपल मैं दूंगा, सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा लोगों को पता है, लोग रिलेट या लोग समझ सकते हैं उसको किस तरह से ये फर्क डालते हैं, और उसमें डेमोक्रेसी की उतनी कसूरवार है। वो LGBTQ, इवन दो आप मतलब जाहिर सी बात है आप ठीक समझते हो, तो जो लोग नहीं ठीक समझते उनके बच्चों को क्यों क्रॉस ना पढ़ाया जा रहा है। इधर आके मतलब ना पता लग रहा होता है कि बिल्कुल ये अ, अपनी ही बात को डिनाई करी जा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि भाई इंसानी बात की वैल्यू है तो दूसरों की भी तो बात की वैल्यू है, उनको भी तो वैल्यू करो। लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है, यही तो फ्लॉज है ना, इंसान की बनाई जाने वाली आइडियोलॉजीज, उनके बनाए जाने वाले सिस्टम्स के इसी तरह से फ्लॉ नजर आ जाते हैं बहुत ज्यादा। और डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये जो उनसे है ना, ये इन दोनों को मैं मतलब ये साइंस सेकुलरिज्म, इनको मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी फेल होने वाली चीजें हैं। ये मतलब अपनी बात के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते, इनकी आइडियोलॉजीज जिन बातों पर कायम करते हैं उन्हीं को ही नहीं प्रैक्टिस कर पा सकते ये। क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान की फिर फ्रीडम होगी ना, एक इंसान की जो फ्रीडम है और दूसरे की उससे ऑपोजिट फ्रीडम हो सकती है, किस तरह से चलाओगे, गवर्न किस तरह से करोगे सोसाइटी, हो ही नहीं सकता। सेट ऑफ रूल्स की बेसिस पे ही बनता है, जो कि हमने पहले दिन डेफिनेशन में पढ़ा है कि गवर्नेंस करनी है किसी खास सेट ऑफ रूल्स पे। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, ये इस तरह से है। सोशलिज्म, सोशलिज्म में देखते हैं लिबरलिज्म के बाद सोशलिज्म जो है उसमें जाहिर सी बात है वो भी सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इस्लाम भी सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और गरीब की प्रोटेक्शन दोनों में इंपॉर्टेंट है, इस्लाम में भी और सोशलिज्म में भी। वो यही चीज़ बेचते हैं लोगों को, यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह इस्लाम में ज़कात है कि और माल को मतलब
बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तौर पे, जाहिर सी बात है रोकता नहीं है इस्लाम के आप माल जोड़ो, लेकिन ये है कि माल जोड़ोगे तो फिर उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी इतनी इतनी हर साल या कुछ, तो ताकि वो सोसाइटी में जो लोग उसके हकदार हैं उन तक पहुंचे। इसी तरह सोशल मतलब वो इसको प्रमोट कर वो उसी के हक में जा रही होती है सोशलिज्म की ये आइडियोलॉजी की। ये मैं जब बता रहा हूँ ना सारी बातें सिमिलैरिटीज, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी ये चीज़ों इस्लाम में जारी थी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी। ये लोग अपनी अपनी मर्जी की इस्लाम में से चीज़ें लेके बेचते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और लोग भी जाहिर सी बात है ऐसी तो नहीं किसी आइडियोलॉजी की जल्दी मानना शुरू होता है ना, उसकी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और अपनी जो जो डिफरेंसेस हम इधर बयान कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर वो छुपाते हैं, क्योंकि इंसान खुद बना रहा है आइडियोलॉजी तो गलत होएगी होएगी, हो ही नहीं सकता। लो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी कोई सिस्टम या आइडियोलॉजी इतना ही नाफा कि ये किधर से आई है, इसका सोर्स क्या है, डिवाइन सोर्स के अलावा कोई भी बात है ना वो गलत होने की चांस, सही भी हो सकती है, नहीं मैं कह रहा नहीं सही होगी, सही भी हो सकती है, लेकिन गलत होने के भी चांसेस हैं उसके। तो इसीलिए हर आइडियोलॉजी को, हर पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइन के साथ ही कंपेयर करना है, उसी से देखना कि वो उसमें क्या चीज ठीक है, जो चीज ठीक है तो इसका मतलब वो डिवाइन वाले से ही ले ली है उसने, अपनी नेचर में से वो चीज निकाल ली। बहरहाल इसके डिफरेंसेस में सोशलिज्म जो है ना वो यूजुअली एथिस्टिक होता है, ये आप देखेंगे इनकी, और स्पिरिचुअलिटी मतलब मटीरियलिस्टिक चीज होती है ना उसकी, उस तरफ जा रहा होता है। और इस्लाम जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी सेंटर्ड है, मतलब सेंटर में रखता है उसको, स्पिरिचुअलिटी को। सोशलिज्म रिसोर्सेज को स्टेट कंट्रोल में देता है, इस्लाम नहीं देता है ऐसे, इस्लाम पर प्राइवेट ओनरशिप को भी देता है, प्राइवेट ओनरशिप को भी प्रमोट करता है, बैलेंस करता है प्राइवेट ओनरशिप में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जबकि वो कंप्लीटली जो है ना वो स्टेट ओनरशिप में ये देते हैं, जितनी की वेल्थ है और रेवेन्यूज वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है वो किस तरह से, क्या सिमिलरिटीज हैं इकोनॉमिक, जिस तरह से भी हमने इसके बारे में बात की है, क्या से कहते हैं सोशलिज्म में, इसी तरह से सोशलिज्म भी जो है ना ये भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और यही चीजें बार बार आ रही होती हैं। जो भी इनके एडवोकेट्स हैं ना इन सब आइडियोलॉजीज के, वो यही चीजें बोल रहे होते हैं, वो तो ऑलरेडी इस्लाम भी मान रहा है, इस्लाम कौन सा नहीं मान रहा उसको, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट दोनों है, जाहिर सी बात है इस्लाम भी है, गरीब की जो नीड्स है उनको एड्रेस करते हैं, इस्लाम कौन सा मना करता है, वो सिमिलरिटी है, इस्लाम भी यही कहता है। डिफरेंसेस क्या ये है ना जो बातें समझने वाली हैं, कि वो भी बिल्कुल प्राइवेट ओनरशिप को हटा ही देता है बिल्कुल, कि वो कहता है ही नहीं, करनी नहीं है, गवर्नमेंट ऑन करेगी। तो जाहिर सी बात है उससे कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे ना सोसाइटी में फिर साथ साथ। एक सबसे बड़ी वजह ये है इन कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में, कि आपकी अर्जी नहीं रहती कुछ ज्यादा अचीव करने की लाइफ में, क्योंकि वो मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करी जा रहा हूँ, लेकिन उसकी ये चीज सही है ना कि इंसान को बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो पुश मिलता है उसके अंदर से जो है वो नहीं रहता ना, क्योंकि उसको पता है मुझे कंट्रोल चीज ही मिलनी है। तो वो सेल्फ मतलब किसी भी चीज को अचीव अचीव करने की जो वो एक सेंस है वो खत्म होती जाती है इस तरह से सोसाइटी में से, और फिर सोसाइटी जाहिर सी बात है कोलैप्स करेगी। कम्युनिज्म बहुत मटेरियलिस्टिक और मतलब एथिस्टिक है, इस्लाम वही अगेन जिस तरह उसमें था स्पिरिचुअल और डिवाइन सेंटर्ड है। कम्युनिज्म जो है फुल स्टेट कंट्रोल चाहता है हर चीज़ पे, इस्लाम नहीं चाहता, वो प्रमोट करता है कि भाई ये चीज़ें भी हों, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन नहीं हो, लेकिन ये कि बिल्कुल प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म भी नहीं करता। इस्लाम ये नहीं कहता कि बिल्कुल डिफरेंट ख़त्म ही हो जाएगा अमीर और गरीब में, लेकिन करीब से करीब होगा, इस तरफ जाता है इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब बराबर ही हो जाएंगे, बिल्कुल हो नहीं सकता ना, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज है फिर। और वो जाहिर सी बात है जिस तरह दुनिया टेस्ट है तो वो इन्हीं चीजों के थ्रू तो टेस्ट होनी है, तो वो अल्लाह ताला के सिस्टम्स के अंदर ही नहीं बैठ सकती हैं चीजें। तो वो लेकिन जरूर है कि जाहिर बात है उनको करीब लेके आता है, बहुत बड़े बड़े एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं बनाता, जो कि जिस तरह की आज भी है। आज हम देखते हैं कि सारी वेल्थ मतलब 1% लोगों के पास है पूरी दुनिया की, 97 मतलब इतने 90+%, बाकी सारी दुनिया में डिवाइडेड है। तो ये इस डिफरेंस के भी खिलाफ है इस्लाम, और ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना उस चीज की। तो नेशनल उसमें फैशिज्म, फैशिज्म में सिमिलरिटीज देखते हैं, दोनों यूनिटी, ये इसमें बड़ी मजे की बात है कि दोनों यूनिटी और ना लॉयल्टी को प्रमोट करते हैं फाशिज्म में भी ना, मतलब अपने पर्पस के लिए, खास खास पर्पस के ऊपर यूनिटी होनी चाहिए, और लॉयल्टी को ना बहुत प्रमोट करते हैं ये, अपने जो भी उनका पर्पस है उस काम को करने के लिए। लेकिन फर्क ये है कि इसमें इस सिमिलरिटी में ही फर्क ये है कि दोनों का पर्पस अलग है। इस्लाम जो है ना उसका वो जो पर्पस है वो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला का रूल ऑफ लॉ, और उसके लिए इनका जो है ना वो अपना स्टेट हो गई, या अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको सेव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है दोनों में, और मतलब दोनों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पसंद की जाती है।
कि स्ट्रॉन्ग और मतलब कह लो कि स्टेबल, तो स्टेबिलिटी देती है गवर्न करने के लिए सोसाइटी को। डिफरेंसेस यही है कि पूरी तौर पे अथॉरिटेरियन है, जाहिर सी बात आमरीत है सारी। इस्लाम में तो अथॉरिटी जो है वो सिर्फ जस्टिस को और अकाउंटेबिलिटी के साथ बैलेंस की जाती है। ये नहीं कि अथॉरिटी नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में भी अथॉरिटी है, लेकिन उसके उसकी अकाउंटेबिलिटी और उस जस्टिस के साथ बैलेंस किया जाता है। वो एग्जांपल नजर आती हैं और वो हमें सारे प्रोसेसेस पता है किस तरह से ये हो सकता है। पावर डिवाइड की जाएगी जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट के अंदर। ये बहुत रेशियल होता है फैशिज्म जो है ना, ये भी आपने नोट किया इसके ट्रेंड में, ये भी है कि बहुत रेशियल है, मतलब खास रेस को सपोर्ट करना, सुपीरियरिटी, रेशियल सुपीरियरिटी देखना उसमें प्रमोट करता है इस्लाम। तो इसको पता ही इसकी इसी के मुखालफत में कि वो सारा कुछ तकवे की बेस पे, मेरिट की बेस पे हर चीज़ इस्लाम है। फाशिज्म सेकुलर है, गेन इस्लाम फेथ बेस्ड है। कैपिटलिज्म और नेशनलिज्म देखते हैं। कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस सिमिलरिटीज हैं? सिमिलरिटीज ये है कि दोनों प्राइवेट ओनरशिप को, जिसको वो डिनाई करता है बिल्कुल सीधे से, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये ठीक है इस्लाम देता है इजाजत है आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो। ट्रेड, मार्केट ट्रेड दोनों सिस्टम मतलब एक्सेप्ट करते हैं, दोनों सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं मार्केट ट्रेड को भी। इस्लाम प्रॉफिट मेकिंग को अलाउ करता है लेकिन एथिकल बाउंड्रीज के अंदर। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है इन चीज़ों में कि बिल्कुल कैपिटलिस्टिक अप्रोच है और ये वो नहीं है। इस्लाम भी इन चीज़ों की इजाजत देता है लेकिन वो खास बाउंड्रीज में, और डिफरेंसेस में हमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं। डिफरेंसेस ये हैं कि भाई कैपिटलिज्म जो है ना अनरेगुलेटेड मार्केट को सपोर्ट करता है, ये तो नहीं है ना। इस्लाम तो ओपन मार्केट सिस्टम पे रखता है कि भाई तुमने अगर बहुत महंगा भी मतलब इतनी किसी चीज का तुमने 10 रुपए की चीज का 1000 की भी बेचनी है ना, बेच लो लेकिन ओपन मार्केट रखो, तुम्हारी बिकेगी ही नहीं चीज। क्योंकि तुम्हारे साथ ही जो भी कस्टमर हैं उनकी उनके अहाते में वो लोग भी होंगे कि जो 20 में बेच रहे होंगे, तो वो क्यों आएगा, कोई 1000 से क्यों लगा। तो ओपन मार्केट के अंदर करते रहो। लेकिन कैपिटलिज्म जो जिस तरह से भी है, जिस तरह से खास तबके को ही फायदा दिया जा रहा होता है, वो अनरेगुलेटेड मार्केट होती है, ओपन मार्केट नहीं होती, रेगुलेटेड मार्केट नहीं होती। तो ये फर्क है। मतलब इस्लाम प्राइवेट प्रॉपर्टी और उस तरह से ट्रेड सब चीज़ों की, इंटरप्रेन्योरशिप की सबकी इजाजत देता है, लेकिन वही एथिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर और वो सेट ऑफ रूल्स के अंदर। तो लेकिन इस्लामिक मार्केट वही है, मोरल लिमिट्स देता है उसमें, वो बताता है किस तरह से चीज़ें करनी है। इस्लाम वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी, वो जिस तरह पहले एग्जाम्पल में बात की, इनइक्वालिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसका सिस्टम। इस्लाम ज़कात जैसे वेलफेयर टूल रखता है, कैपिटलिज्म कुछ भी नहीं, वॉलंटियर चैरिटी पर डिपेंडेंट होता है बिल्कुल। जिसने वॉलंटियरली करनी है कर ले, नहीं करनी पैसा बनाई दो, देना है जिसने दे दे रहे गरीबों को भी। ये चीजें फर्क डालती हैं। वो जो एक्सट्रीम जो फर्क है ना उसमें कैटेगरीज में लोगों की, कि वो अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, वो एक्सट्रीम लेवल पे, वो इस तरह का सिस्टम बना। इस्लाम रोकता है उनको। नेशनलिज्म तो ये तो समझना बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल पाकिस्तान में चल रही है भाई। लेकिन चलो डिफरेंसेस में देखते हैं इसकी। सिमिलैरिटीज यही है कि यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी जो सी है, जाहिर सी बात है वो एक आपकी आइडेंटिटी तो है, कल्चर यूनिटी तो है, और उन चीज़ों को प्रमोट करता है ये। इस्लामिक उम्मा कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है, नेशनलिज्म कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है, डिफरेंस है इसका। लेकिन एक चलो आइडेंटिटी जो सी है ना, खास सेट एक खास ग्रुप ऑफ पीपल की, वो तो प्रमोट हो जाती है। डिफरेंसेस बहुत मतलब हैं इसकी, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है नेशनलिज्म। और वो सबसे बड़ी एग्जांपल हम आज देखते हैं, उधर से एग्जांपल तो शुरू करता हूँ कि अभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वो भी जो बयान दिए हैं और पाकिस्तान ने पूरा रिस्पॉन्स दिया उसका, ये सेम रिस्पॉन्स फलस्तीन के टाइम पे नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये नेशनलिज्म है। और मतलब अभी अभी आप सबसे पूछोगे भाई अभी आप लोगों के पास सारे रिसोर्सेज आ गए, उतनी इकोनॉमिकल मतलब वेल ऑफ हो गए हो आपकी, आप एक जंग बर्दाश्त कर सकते हो, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी सोवरेनिटी को मतलब खतरे में डल रही है। तो वो पूछें किसकी वजह, इस्लाम की भी, इस्लाम की के तुम्हारी पाकिस्तान की, मतलब नेशनैलिटी की, अपने होमलैंड के ऊपर फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते। तो यही फर्क है कि बस फिर, और इसमें डिफरेंसेस में एक चीज है ना कि जो नेशनल है वो सेकुलर गवर्नेंस प्रमोट करता है, इस्लाम जो उनसा वो इंटीग्रेशन रखता है। और ये मत देखें इस्लाम जो है नेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनको सुप्रीम नहीं मानता, ये मानता है नेशनलिज्म। और यही फिर वही एग्जांपल है, ये तो मतलब इतना बिल्कुल फुरकान की तरह क्लियर है, दोनों चीजें कर देता है इस तरह की एग्जांपल हमारे सामने। नेशनलिज्म अक्सर जो है ना एक्सक्लूशन या कन्फ्लिक्ट का कॉज बनता है, इस्लाम नहीं बनता, वो तो यूनिटी प्रमोट करता है। और कहीं पे भी होगा तो उसने मतलब बॉर्डर्स और इनको सुपीरियर नहीं मानता, जो कि इसमें नेशन स्टेट्स में नेशनलिज्म में ये हम सब चीजें देखते हैं।
कंक्लूजन ओवरऑल वही है जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स जो है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, और इन सब सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को जज करने का भी है ना, वो जो बहुत बेसिक डेफिनेशन है उस पर जज होते हैं पूरे पूरे सिस्टम। गवर्न करना किसी भी खास तरह के लोगों को, या मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी कम्युनिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन खास सेट ऑफ रूल्स के ऊपर करना, यही यही कंक्लूजन है इसकी। डेफिनेशन ही, पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है, यही कंक्लूजन है, यही उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, यही मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज को, सब इसी चीजों पे जज होती है। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम्स, और हमने जो आज सारा देखा। थैंक यू सो मच तलहा। सवालात ले लेते हैं आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से। कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें अपने सवाल को मुख्तसर प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट रखें और एट अ टाइम एक ही सवाल पूछें। वसीम खान का सवाल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और यकीन आप सब खैरियत से और ईमान के आला दर्जे पे हो। वालेकुम अस्सलाम। जी अलहमदुलिल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी। वसीम, सवाल पूछें। जी, इस तरह के भाई की प्रेजेंटेशन सुनी तो दो चीज़ें थी कि इसमें हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमें निज़ाम सियासत जो है उसके लिए निज़ाम जमहूरियत का चलेगा या खिलाफत का, और जो इस प्रेजेंटेशन में हमारा करने का काम क्या है, ये सवाल है। दूसरे सवाल का जवाब हमारी मैं पहले दे ड्यूटी देता जो हूँ। है, हमारा इस प्रेजेंटेशन से समझना काम है पहला। हर चीज को, एजुकेशन पहला काम है किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना, ये अभी इसके अलावा भी दुनिया में कोई भी काम आप हमने करना है ना, तो मैं ऐसे समझता हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन एजुकेशन उस काम की सबसे पहली चीज है। माजरत। तो पहला काम यही है कि समझें उन चीजों को। ऐसा ना हो जो कि अक्सर होता है कि जाहिर सी बात है, खिलाफत पता ही नहीं है खिलाफत क्या है, क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम है। जाहिर सी बात है, मैं भी अभी कहूँगा मैंने सारा समझा दिया, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैं इतना ही समझता हूँ कि मोटिवेशन है कि सीखें इन चीज़ों को। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ को पूरा स्ट्रक्चर और उस तरह से नहीं बताया जा सकता, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताया जा सकता है कि समझना जरूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो खिलाफत और कौन सा, जिस तरह हमने जमहूरियत, पहले सवाल पे आए थे, जमहूरियत की बात की कि जमहूरियत है, नहीं कोई भी एजुकेशन नहीं होगी ना किसी जमहूरियत का टॉपिक मैंने के बोला ऊपर। है कि हमें हमारा जो मुतमिना नज़र एज ए बहसीयत मुसलमान, वो निज़ाम सियासत तो ज़ाहिर बात है वो जमहूरियत में भी है, खिलाफत में भी है, कैपिटल निज़ाम में सब सियासत ही कर रहे हैं, सियासत ही इस दुनिया में हो रही है। लेकिन हमारा हम्म। बहसीयत मुसलमान, हमारी आइडियल क्या है? तहकीक, हमारी जुस्तजू, वो खिलाफत होनी चाहिए कि जमहूरियत होनी चाहिए? वो खुलफा राशिदीन वाली खिलाफत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके लिए आपने मैं कुछ चीज़ ऐड कर सकता हूँ? जी 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 करेंगे। मेरा एक लेकिन नाकस सी राय मुख्तसर। है। जी जी, जी। मुख्तसर 2-3 मिनट में मुख्तसर वो इस तरह की मेरी एक नाकस सी राय है, जो हमने कुरान पढ़ा, जो सुन्नत व सीरत का, जो सीरत का मुताला करते हैं, तो उसमें तो हमें एक, वो कहते हैं ना कि एक सिमत मुतय्यन कर लेनी चाहिए, बजाय कि इधर उधर डाइवर्ट हो। और टाइम का तो किसी के पास लिमिट ही नहीं है कि आज है कल नहीं। मैं आज पूरा दिन मगर भी जमहूरियत को पढ़ते लगा दूं, कल मेरा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आ जाए। तो मुझे चाहिए कि पहले दिन से ही जमहूरियत या इसको नहीं, खिलाफत को रीड करूं, खिलाफत को पढ़ूं, निज़ाम जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको पढ़ूं। सूरत तौबा आपने बात बीच में की, तो वो एक दाखिला और खारजा पॉलिसी, बड़े थिंक टैंक्स बैठते हम्म। हैं जमहूरियत में जी के, इधर से वो चीज़ कड़ियाँ मिला। तो सूरत तौबा अगर तफसीर के साथ पढ़ी जाए, मुख्तलिफ उलमा इकराम की तफसीर के साथ, और जो जो आयतें जिस जिस मौके पे नाजल हुई, तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने बनी बनाई एक प्रेजेंटेशन दी हुई है कि ये है तुम्हारी एक इस्लामी रियासत की दाखिला और खारजा पॉलिसी। तो हमें वो फोकस करना चाहिए कि हमें जो करने का काम है उसकी तरफ लोगों को ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा लेके जाएं कि जनाब ठीक है, इल्म की हद तक ठीक है, इल्म के हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, जमहूरियत तक जाओ, या कैपिटल निज़ाम तक जाओ, लेकिन जो फोकस है वो डाइवर्ट ना हो हमारे एज ए behसियत मुसलमान, कि हमने जो फोकस जो इम्प्लीमेंट करना है, जो अल्लाह ताला ने हमें अपना निज़ाम राज करने के लिए खलीफातुल अर्द बना के भेजा है, वो फोकस हमारा डाइवर्ट ना हो। प्रेजेंटेशन कम से कम ऐसी होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक पे हो, कि हमारा फोकस ना हटे, फोकस ना डाइवर्ट हो। बस ये थी। जजाकल्ला। तो ये क्या उसे कहते हैं, ये इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस किया है।
मैंने बाकी सारे सिस्टम्स को उसी के साथ कंपेयर किया हमेशा। नहीं, आठ मैंने सात आपकी आठ प्रेजेंटेशन में सिस्टम्स जो थे। सवाल कर रहा था वो कर अच्छा दिया, अभी वैसे, मैंने सिर्फ अच्छा अपनी अच्छा। राय दी है। हाँ जज़ाकल्लाह। राइट जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही। नहीं मैंने भी कोशिश की है इसी तरह ही, जो आपकी राय है ना, मैंने भी इसी तरह ही कोशिश की है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इसी तरह ही है। ओके, अगला सवाल लेते हैं, नूरुल हुदा। जी नूर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब खुलफाए राशिदीन की और आज की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? लाइक वो भी उस टाइम पे पॉलिटिक्स करते थे और उस टाइम पे निज़ाम चेंज था। आज भी मुसलमान ही हैं, वो भी पॉलिटिक्स ही करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? कहाँ पे हम लैग करते हैं? वो डिपेंड करता है किस आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जो आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है, वो तो जितनी मैंने आइडियोलॉजी बताई है ना, उनमें से किसी पे भी नहीं पॉलिटिक्स कर रही। वो तो बिल्कुल ही सबसे मोरालिटी की या करेक्टर के लो दर्जे पे कोई काम हो सकता है ना, वो तो उधर प्रैक्टिस हो रहा है कि बिल्कुल अपने तौर पे सोचना। किसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनकी, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं जिसके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ इस आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट में रहने दो, और अमेरिका या जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी ऊपर है वो जिस तरह से बोल रहा है बस वो करते रहे। तो हम किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं जो ऊपर से आ रहा है। तो हम तो किसी आइडियोलॉजी को नहीं प्रमोट कर रहे, लेकिन एक इन जनरल और एक आइडियल सिचुएशन इस तरह से बना लेते हैं कि उस जो भी पॉलिटिक्स है ना, जिस तरह आपने बोला कि वो कौन से पॉलिटिशियन क्या क्या, क्या डिफरेंस है, यही मैंने बताने की कोशिश की अभी भी। तो वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी की बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल चाइना है, वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो वो उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल दिए वैसे ही, मतलब ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, लेकिन कोई भी मुल्क है वो किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो उसी तरह से उसकी पॉलिटिक्स सारी चल रही है। तो वही मैंने कोशिश की है कि डिफरेंस बताऊं कि इसमें क्या क्या फर्क है, और वो खुलफा राशिदीन कैसे करते थे। तो जो भी कोई पॉलिटिशियन है वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके उस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबसे लो लेवल की है कि उसके लिए मेरे पास कोई लफ्ज भी नहीं है कि वो किस तरह की, मतलब फैमिली के लिए सिर्फ सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने वाला या कुछ भी, कोई लफ्ज नहीं है। वो सिर्फ वो किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे ना। वो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तो बस कह लो कि ब्यूरोक्रेसी है अमेरिका की, कि कह लो इस तरह से। अमेरिका ने उनको लगाया हुआ है, या कोई भी जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो ऊपर है उन्होंने लगाया हुआ कि ये हमारा काम है, इस तरह से करते रहे। वो तो ये हो रहा है। बाकी अगर कोई मुल्क पॉलिटिक्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल रशिया को एग्जांपल ले लो, अगर मुल्क पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी है, वो उस बेसिस पे पॉलिटिक्स कर रहा है। और फिर हमें उस आइडियोलॉजी को ही पहले खत्म करना पड़ेगा कि भाई ये देखो तुम्हारी आइडियोलॉजी में ये फ्लॉज है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसमें वो इस तरह से करेक्ट करती है तुम्हारे जो सही चीजें हैं वहाँ ठीक है, हम भी तो इस तरह कहते हैं, उसमें कौन सा मना है। तो ये फर्क है। अब वो इन जनरल पिन पॉइंट करना, तो वो प्रेजेंटेशन में यही करने की कोशिश की है मैंने कि मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज में क्या चीज फर्क होती थी खुलफा राशिदीन से। ओके शहजाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, यहाँ पर चूंकि बात पॉलिटिक्स की हो रही है तो बड़ा ज़रूरी है कि पहले हम अपनी बुनियाद से देखें कि हमें कहाँ से वो नस मिलती है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इसे डिफाइन कर सकें कि इस्लाम के अंदर कोई पॉलिटिक्स है भी है कि नहीं। तो हमें कंफर्म चीज़ें, एक तो कुरान से तो काफ़ी चीज़ें मिली जाती हैं, एक हुकूमती लेवल के ऊपर कैसे चलनी चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक हदीस है जो ये बयान करती है, जिसका मफहूम है हदीस का कि आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया किया करते थे। जब एक नबी जाता था तो दूसरा नबी आकर उनकी सियासत को संभाल लेता था। तो आगे से सहाबा कराम पूछती हैं कि भी या रसूलुल्लाह, फिर आप तो आखिरी नबी हैं, आपके बाद क्या किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कसरत से खुलफा आएंगे, तुम एक के बाद दूसरे की बैत करना। तो जहाँ तक सियासत का लफ्ज़ है, ये अरबी के अंदर इसकी अगर ट्रांसलेशन आप जाकर देखें तो इसकी अगर ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में बनती है वो है टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक अफेयर। मतलब ये कि लोगों के अमूर की देखभाल करना। तो हम जब इंग्लिश के अंदर जाते हैं और जो पॉलिटिक्स हम देखते हैं तो वो क्लोजेस्ट जो हमें लफ्ज़ मिलता है वो पॉलिटिक्स में मिलता है, इसीलिए हम आज इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि भाई ने हमें बयान किया कि भाई एवरी आइडियोलॉजी की जो बेस है, उनकी कुछ बुनियादी अफकार होते हैं, उन अफकारों की बुनियाद के ऊपर वो डिफाइन करती है कि उसकी पॉलिटिक्स कैसी होंगी अलग अलग फ्रेम्स के अंदर। चाहे वो इकोनॉमिक है, इंटरनल पॉलिसीज हैं,
एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, उसके इंटरनल अफेयर्स है, एनीथिंग वो डिफाइन कर रही होगी। तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें तो बता दी हैं, इसलिए मैं उन्हें फिर टच नहीं करूँगा। लिहाजा इस्लाम जाकर बेसिक कई चीज़ों के ऊपर, एक्चुअली सभी चीज़ों के ऊपर एक अलग फिक्र रखता है। आज तक कुफार जो आज तक हमसे जीते हैं चंद एक अफकारों की बुनियाद के ऊपर, हमें गलत जहन साजी की है। जैसे कि खिलाफत जो प्योर थी वो 30 साल के अंदर थी, जो कि एक बहुत गलत फिक्र है, क्योंकि खिलाफत है क्या? खिलाफत एक सिस्टम का नाम है। एक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम डिफाइन करता है कि लोगों के जो अमूर हैं, इंटरनल एक्सटर्नली, सब वो बयान कर रहा होता है। जो कि आज की क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं, नई नई टर्म्स की तरफ जाएं, जो कि पहले ही हमारे यहाँ मौजूद थी। जैसे कि गवर्नर्स मुआविन थे, और इस्लाम के अंदर दो तरीकों के मुआविन होते हैं, एक खास होता है, एक आम होता है। खास मुआविन क्या होता है? वो होता है कि वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए चुना जाता है। बिलफर्ज आप सल्लम ने कुछ सहाबों को भेजा और कहा कि भी फलां जगह जाकर आप ऐसा मावन, ऐसा गवर्नर, कि आप वहां से सिर्फ टैक्स को क्या कहते हैं, ज़कात को कलेक्ट करेंगे। और वो फिर सिर्फ ज़कात को कलेक्ट करते थे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। कुछ जगहों पर आप सल्लम ने गवर्नर्स ऐसे भेजे कि उन्हें कहा कि भी टैक्स वो क्या कहते हैं, आपने ज़कात को कलेक्ट भी करना और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो यहाँ से जो इस्लाम के अंदर, शरा के अंदर गवर्नेंस की जो डिफरेंस आई, वो हमें यहाँ से मिलती हैं। जैसे कि बाद में आकर, जैसे कि आपके बड़े सगीर में जो खिलाफत कायम थी, वहाँ का जो मावन था, वहाँ का जो गवर्नर था, टीपू या कोई भी, ये सारे के सारे खलीफा के ऑर्डर के लिए इंतजार करते थे। हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जब खलीफा की तरफ से वो नामजद हो जाते थे तो वहां पर वो आम हो जाते थे। तो ये दूर के इलाकों के अंदर तब बहुत नॉर्मल था खिलाफत के लिए। खिलाफत के लिए बहुत आम था कि भी अपने गवर्नर्स को या तो हाफ जो नज़दीक हैं और जो दूर हैं उनको आम कर दिया जाता था, और कोशिश होती थी कि स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट हो। लेकिन खिलाफत के वो फिर एक खुद में एक बड़ी लंबी डिस्कशन बन जाएगी। लिहाजा इसीलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हम बेसिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने से पहले ही हम ये नहीं समझ पाए कि असल में पॉलिटिक्स है क्या। क्योंकि अभी तक जो मैं समझा हूँ, ये एक किस्म की बस खिचड़ी पकी है। सॉरी टू से दैट कि आपने बेशुमार चीज़ों को उनको भी लीगलाइज कर दी कि ठीक है यार, उनसे अब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो ठीक है, वो भी सही है। नहीं, उनकी कोई भी चीज़ आप उठा कर देखेंगे तो कोई भी चीज़ इस्लाम से नहीं मिल रही। देखें, वोटिंग इज अ सिस्टम। वोटिंग आपकी जमहूरियत में भी होती है, आपकी अक्सरियत इश्तराकियत में भी हो रही है, और आपकी इस्लाम के अंदर भी हो रही है। सो इट इज अ यूनिवर्सल टूल यूज्ड। हाँ, किस आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर वो वोटिंग होती है, दैट इज डिफरेंट। इस्लाम में बैत का तरीका है। कम्युनिज्म के अंदर वो एक क्या कहते हैं, अपने अक्सरियत का है। और इसी तरह आपके क्या कहते हैं, जमहूरियत के अंदर भी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वोटिंग हो रही होती है। तो वोटिंग इज अनदर थिंग। हमें अक्सर यही समझाया गया है कि जमहूरियत है क्या, वो वोटिंग है। नहीं, जमहूरियत का तो मतलब ही कुछ और है ना, कि लॉ मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है ना? तो वो सारे की सारी जो कानून साजी का अख्तियार है, वो इंसान के हाथ में आ गया। मतलब क्या हो गया, अब इंसान तयन करेगा हराम और हलाल क्या है। ये मसला है जमहूरियत की जड़ के अंदर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है वो हराम है, ना कि उसकी वोटिंग की वजह। हाँ, वो भी एक वजह बनती है कि भी आप क्या कहते हैं, एक मुखलिस और एक चोर को, दोनों को वोटिंग का हक देते थे, और दोनों क्या कहते हैं, दोनों का जो इख्तियार शहजाद है या उसकी शहजाद वो अपने एक है। सवाल को थोड़ा सा ब्रीफली फ्रेज तो करें ताकि हम तलहा का जवाब ले लें उस पे। तो मेरा असल में तलहा से ये जवाब है कि अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे प्योरली, तो क्या हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, मिसकंसेप्शंस नहीं फैलाने की कोशिश कर रहे, जबकि हमें खुद ही ना पता हो कि भी सही क्या है और गलत क्या है। जी तलहा। पहले तो मैं वो मतलब मैं सही तरह सवाल समझा नहीं हूँ कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, वैल्यू एडिशन की है उन्होंने चीज़ों में, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है प्रेजेंट करने में चीज़ों को। तो वो मुझे भी पता है मेरी कि तरफ से तलहा भाई, मेरी तरफ से सारे आईएमएस को सवाल सवाल बता दें मुझे ना एग्जैक्टली, ताकि मैं कुछ समझ सवाल सकूं कि मेरा ये आप है, क्या गलती की है मैंने। आपने मुख्तसरन किस अपना सवाल बता अच्छा दें। आपने अच्छा चले, मुख्तसर सवाल ये है, आपने अपने
कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जमहूरियत, और फिर उसके बाद इस्लाम की चंद एक पिक्चर, वो क्या कहते हैं, वो चीजें दिखाई थी, ठीक है ना, वो डायग्राम्स बनाए हुए। और उनके अंदर बेशुमार जगह पर मैंने जब ये देखा कि आप उसे इक्वलिटी दे रहे हैं इस्लाम के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ वो सेम नॉर्म है। क्योंकि एक चीज जो मैंने पहले बयान की है कि भाई वोटिंग इज अ वेरी क्या कहते हैं, एक यूनिवर्सल टूल है, ठीक है ना, जो कि कोई भी कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, वो जिस बुनियाद के ऊपर वो कम्युनिटी उसे इस्तेमाल करती है वो सही और गलत होती है। तो हम क्या कहते हैं, जब तगूत की बात आती है तो तगूत है क्या? तगूत वो चीज है, जो भी चीज इंसान की अकल से पैदा होती है वो तगूत है। मतलब ये है कि इस बादशाहत को हम तगूती निज़ाम क्यों कहेंगे, हम डेमोक्रेसी को क्यों तगूती निज़ाम कहेंगे, हम सोशलिज्म को क्यों कहेंगे, हम अपने क्या कहते हैं, अपने कम्युनिज्म को क्यों तगूती निज़ाम कहेंगे? क्योंकि इनकी जो पैदाइश है, इनकी जो बुनियादें हैं जो डिफाइन हुई हैं, इसका हराम और हलाल और सही और गलत जो भी तयन हुआ है आजाद, वो मैं इंसान की आपका अक्ल से है। क्वेश्चन फ्रेज कर देती हूँ। हाँ आप ये पूछना चाह रहे हैं ठीक कि है, इस्लाम और बाकी ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम्स में सिमिलैरिटीज क्यों बताई गई हैं? एग्जैक्टली क्यों बताई गई हैं जबकि इनमें जी, कोई तलहा भी इसका जवाब दे दें सिमिलैरिटी प्लीज। नहीं है, और तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक, शहजाद अच्छा आपका अच्छा, सवाल आ गया, आप तलहा का तभी जवाब ले आपने लें। इनको वो नहीं करना, खत्म नहीं करना, ताकि मैं भी समझू ना मैंने क्या गलती कर दी है, मैं भी सीख रहा हूँ। जी। ये मैंने ना सिमिलरिटीज फॉर एग्जांपल, ये इसको बंद करूँ। फॉर एग्जांपल कोई ले लेते हैं, कोई आइडियोलॉजी ले लेते हैं, मोनार्की ले लेते हैं या ये थियोक्रेसी ले लेते हैं, इसमें सिमिलरिटीज है ही नहीं कि बतानी नहीं चाहिए। है ही नहीं, क्योंकि मोनॉर्ची इज मोनॉर्ची की एक अपनी डेफिनेशन है। मोनॉर्ची के अंदर हलाल हराम सही गलत वो पहले से तय है। देखिए मोनॉर्ची के होता क्या है कि नस्लों में लिखा होता है कि ये फलां का चले बेटा सही है, पैदा सही है, होगा, सही है, सही है, इससे पैदा मैं समझ होगा, गया, वो वो ना होगा, बात वो लंबी हो जाएगी, वो जैसा आपको कि म्यूट आज तक म्यूट कर देंगे खिलाफत। आपको। हाँ, फर्क देखिए, मैंने इस चीज से नहीं इनकार किया कि भी ये खानदानों में नहीं रही, खानदान में रहना पहले ये देखने दो इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ देता है। क्यों? क्योंकि अगर ना देता होता तो सहाबा कराम क्यों उमर रजी तआला अन्हु से ये कहते कि भी आप अपने बाद अपने बेटे को क्यों नहीं खलीफा बना लेते? अब क्यों नहीं बनाया, ये एक पर्सनल एक अपनी क्या कहते हैं कहानी है, और कोई मुझे इसकी समझ लग गई वजह है, बनती सवाल है। की सवाल की समझ लग गई है, समझ मैं गए ना? मुझे तो जवाब तो देने मिनॉरिटियों को दें। ये सॉरी, अब आप कंटिन्यू करें। मुझे मुझे समझ लग गई है, लेकिन मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं डिसएग्री करता हूँ इससे कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि भाई कोई सिमिलरिटीज नहीं है मेरे नजदीक, मैंने वही बताने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मोनार्की पे बात आ गई, तो मैंने उसमें सिमिलरिटीज बताई है कि दोनों में सेंट्रलाइज लीडरशिप होती है, दोनों में एक ही। ये मैं किसी को एडवोकेट, अभी मेरी बात सुनिए आप, मैंने किसी को एडवोकेट नहीं किया, मैंने बीच में भी बताने की कोशिश की, क्योंकि सेंस जाती है, सही बात है आपकी, सेंस जाती है कि भाई शायद मैं इनको सबको कही जा रहा हूँ, ये भी ठीक है, नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक। बताना तो है ना कि क्या चीज ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आइडियोलॉजी, तो खास सिस्टम थे ना पॉलिटिकल सिस्टम, आगे जब हम आइडियोलॉजी देखते हैं ना, तो ये आइडियोलॉजी के भी बहुत सारे लोग मानने वाले थे, वो सारों का कोई ना कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको बताई चीजें इस तरह से जाती थी, उनको फिलोसफी इस तरह से वो रिप्रेजेंट की जाती थी कि उन लोगों को ठीक लगना शुरू हो जाती थी। तो लोग फिर, मैंने बोला ना एजुकेशन जरूरी है हर चीज में। हम लोगों ने इस दुनिया में ही रहना है, इस दुनिया में ही रहेंगे, इस तरह के लोग भी होंगे हमारे साथ, जब हम बाहर निकलेंगे तो वो हमें अपनी अपने आइडिया से कायल करने की कोशिश करेंगे, उसकी अच्छी चीजें बताएंगे, तो हम उसको कहेंगे कि अच्छी चीज तो ठीक है, इस्लाम में तो ऑलरेडी अच्छी चीज है, ये गलत चीज है, इस्लाम इसकी इस तरह से सही करता है चीज को। तो इस तरह से होता है, मतलब जब हम जिंदगी गुजारते हैं, तो जो चीज है ना किसी सिमिलैरिटी में, ये मैंने जान के बताई है, मुझे भी पता है कि भाई एक सेंस जाती है इस तरह से, लेकिन सिस्टम्स को समझने के लिए, फिलोसफी को समझने के लिए, हम लोग क्यों वो चीजें, उन चीजों पर गौर करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, हमारे बच्चे, हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली में लोग क्यों चले जाएंगे उस तरफ, क्यों अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से, क्यों? क्योंकि उनमें जो अच्छी चीजें होती हैं, कोई मतलब मैं नहीं कह रहा सारी चीज, बहुत इक्का दुक्का होती हैं, और वो इस्लाम ऑलरेडी उनको तो इजाजत दे रहा होता है ऑलरेडी, तो लिमिट्स लगाता है ना इस्लाम, तो उन चीजों पर रोकना होता है उनको, तो उन चीजों से बताना होता है कि हाँ ये तो ठीक है, मैं इस्लाम ने कब मना किया है इससे, लेकिन ये चीज गलत है। तो वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे सिरे से है ही कोई नहीं, तो वो फिर मैं पॉइंट आउट दोबारा कर देता हूँ बारी बारी, लेकिन मेरे नजदीक है, सिमिलैरिटीज हैं आइडियोलॉजी में, जाहिर सी बात है वो बहुत जाहिर सी होंगी या बहुत इस तरह से होंगी, लेकिन वो यही चीजें तो बेचते हैं हम लोग बात करते वक्त, यहीं पे तो चुप करवा देते हैं हम लोगों को, जब क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता।
हम लोग क्योंकि उस सिस्टम को, उस आइडियोलॉजी को सीरियसली बोल देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, बस मैंने नाम ले लिया है, गलत है। देखो तो सही, मतलब कि उसमें क्या चीज थी, मतलब क्या गलत है। आपने इनको वो म्यूट नहीं करना, उनसे पूछ लेके, है भी जाहिर से, मतलब डिसएग्रीमेंट हुआ तो वो तो रहेगा, वो मैं समझता हूँ कि सिमिलैरिटीज है। जी तो अच्छा शहजाद, भाई, आपको तो जवाब हाँ मिल हाँ गया? अच्छा। नहीं, मुझे नहीं जवाब मिला, इसलिए नहीं अच्छा, जवाब लेकिन मिला क्योंकि देखें, बस एक बात का ख्याल करें कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं, बिल्कुल, छोटे तो छोटे छोटे हमने छोटे बाकी सबके सवाल भी लेने हैं। सिस्टर, एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट है, एक नसीहत है। आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ठीक है ना? इन दो लफ्जों को थोड़ा सा जाके गौर से स्टडी करी। इनका तल्लक निजाम के साथ है, ना कि मिनॉरिटी सिस्टम के अंदर इसे किया जा सके। क्योंकि निजाम सेंट्रलाइज और की बात ही कर रहे हैं, निजाम से निजामों की बात ही कर रहे हैं। खिलाफत खिलाफत का पूरा दौर 1924 तक डिसेंट्रलाइज रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये इसकी बुनियाद है। इस्लाम की जो फॉरेन पॉलिसी हक बयान करती है कि हमेशा करें, क्योंकि आपसे वसल्लम की हदीस है कि जब भी एक शहर आबाद हो, ठीक है ना, और उसमें ज्यादा भर जाए तो उस नया शहर आबाद कर दो। ये बुनियादी वजह बनती है जो कि इस्लाम इसको फोकस करता है और हमेशा इस्लाम ने किया है। ये है डिसेंट्रलाइज होना, कि आप हुकूमत को पूरे के पूरे चीज को डिसेंट्रलाइज कर देते हो ताकि जहां जहां पर लोग बसेंगे वहां तक प्रोवाइडेशन पहुंच सके। सेंट्रलाइज करने का मतलब जो कि आज मौजूदा निजाम के अंदर है या किंगडम के अंदर होता था, कि एक जगह पर हब बना लिया जाता था और सब वहीं पर है। जैसे कि आज अगर आपने अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपने गुड वेल्थ लेनी है, आपने अच्छा कारोबार करना है, तो क्या हुआ है कि सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दिया गया है। आप बड़े शहरों की तरफ जाएं, इसीलिए आपकी शहर की आबादियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि इस्लाम इसके बरक्स कहता है कि डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है ना? ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज एक्चुअली वहां पर इस्तेमाल होता है। अगर आप इन्हीं लफ्जों को बस पकड़कर मोनार्ची को क्या कहते हैं, हुआ यही है, हो रहा है, आपने जो यूज किया है ये आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे करेक्ट मानेंगे ना, तो फिर आपको सिमिलैरिटी मिल जाती है। और ये सिमिलैरिटी करने से क्या होगा कि जो मुसलमान थे उन्हें कैसे पीछे हुए हैं। यही तो वो चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं लोगों को। तो देखें, काफर ने एक चाल चली थी, उन्होंने जब 1000 साल से ज्यादा हमसे 1100 1200 साल जब लड़ लड़ कर थक गए थे ना, उन्होंने कहते वो कौन सी चीज है कि हम इन मुसलमानों पर काबू पा सके। इन्होंने कहा कि भाई यार, इनकी फिक्र के ऊपर करो। इन्होंने हमारे हराम और हलाल के पैमाने को किसके साथ चेंज किया है? नफे और नुकसान के साथ। तो आज आप अपने बच्चों को भी तो यही कह रहे हैं ना कि यार, बहुत आपको नुकसान होगा अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा अब नमाज पढ़ेंगे, कोई नेकी करेंगे बहुत फायदा होगा। हराम और हलाल के पैमाने को हटा दिया, तो बड़ा आसान हो गया उन्हें हमारे अपने उनके अपने एजुकेशन सिस्टम से ये समझाना कि नफा नुकसान क्या है। तो हमने भी उनकी ही प्रिंसिपल्स को पकड़ कर, उनके लफ्जों को पकड़कर अपनी फिर जिंदगी जब गुजारना शुरू करेंगे तो फिर ये सारे मसले आएंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक ऐसा ज़ाब्ता हयात जो कि इंसान की अकल से नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजा हुआ है। आप जब उसको शहजाद, उसकी गहराई के साथ शहजाद, बाकी नाफज लोग भी करेंगे। इंतजार कर रहे हैं आपके जो भी देखें, नजरियात क्या हैं, आप काउंटर समझ नहीं आर्ग्यूमेंट्स रहे? हैं, आप समझ आप नहीं नहीं नहीं, फीडबैक आप फॉर्म में समझ लिख दें, हम तलहा तक पहुंचा देंगे। अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तलहा तक पहुंच जाएंगे, फीडबैक फॉर्म में लिखते हैं। पहुंच गए मेरे को। हम अगला सवाल ले लेते हैं। खुबाब अजीज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम तला भाई, बात है। जी जी, एक मिनट, मुझे पता नहीं, अच्छा वन तला भाई, सेकंड। जी जी, आवाज आ रही है, आ अ, रही है। जी जी मुझे आ गई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस, इस इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए सियासत करना जरूरी होती है ना? हम्म, जी जी। अच्छा, तो क्या नाम लेते हैं, अब जो 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 ये सियासत का मतलब ये होता है कि मतलब जो सोसाइटी को जो कवानीन रन कर रहे हैं, सोसाइटी उन कवानीन को इस्लाम की बुनियाद पर रखना, यही है ना सियासत? ये इस्लामिक पॉलिटिकल, हाँ, मतलब इस्लामी सियासत यही है। जी। तो जी जी। अब जो हमारे पाकिस्तान में जो कानून है, जो मौजूदा हम्म कानून है, वो तो तगूत का कानून है ना, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है।
ऐसे ही है। तो अभी 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 मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो जो जो मैं कानून को प्रैक्टिस करूंगा अब लॉ के बाद, तो वो तो ताऊत का कानून होगा। जो तागूती का कानून को कर लेंगे वो तागूती हो जाएगा, जो सही बात है उसको कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये देखें, ये क्वेश्चन इस तरह किया कि फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मुझे बताएं क्या करे इंसान, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ जाके प्रैक्टिस करूँ जिंदगी। अगर मेरा सवाल पूरा होने देते तो मैं आसान करने लगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा हो गया मात्र मुझे लगा हो गया नहीं नहीं, आप कोई बताएं बात पूरा कोई पूरा। बात मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो जो मैंने पता क्यों पहले बोला, वाला मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन था जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं उसके अभी मुताबिक, मैं म्यूट कर नहीं देता नहीं कोई बात नहीं, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब के मुताबिक थोड़ा टाइम देना। अच्छा, तो इस वक्त हम जब उस प्रोफेशन में आएंगे, उस डिपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में तगूत के कानून के साथ दूसरा रोड मैप क्या होना चाहिए कि आप जो है ना वो इस्लामी कानून का निफाज कर सकें, बस। हाँ नाम भूल गया। आप ये एग्जांपल दें मुझे कि मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन में आ गया हूं तो क्या करूं, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है। जी जी, यही मैं कह रहा फॉर एग्जांपल आप किस डिपार्टमेंट हूँ। में गए, वहां पे कौन सा तगूती निजाम था जिसको साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ रहा है और साथ उसके खिलाफ जिद्दोजहद भी करनी हम देखें ना, एक मिसाल के तौर पर मैं लॉ का डिपार्टमेंट है, है? जुडिशरी का डिपार्टमेंट है, हम्म। ठीक है। तो जुडिशरी के डिपार्टमेंट में जो ताज़ीरात हैं और सजाएं हैं, वो सारी मतलब कि विक्टोरिया की बनाई हुई है ना, उसके कवानीन है बिल्कुल सारे, बिल्कुल। ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में ये तो आपकी बात ठीक है जो आपने पहले की थी कि जो सही चीज है, जो जो अल्लाह के कानून के साथ मुताबिकत रखता है, उसको आप साथ प्रैक्टिस करी जाए। और साथ दूसरा उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए और क्या तरीका होना चाहिए कि आप इस्लामी कानून का मजम्मत करें, निभाने की मजम्मत करें, कोशिश प्रोटेस्ट करें। करें, सिटीजन सिटीजन का यही बताया कि पॉलिटिक्स में जो रोल होता है ना, वो यही होता है। उसके उसका उसका एहतजाज करें, और एहतजाज करने का सिर्फ यही हल नहीं है प्ले कार्ड लेके चले जाएं। उससे खिलाफ मतलब जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है उससे खिलाफ कानून दें। और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कानून में, उन लोगों ने कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज इस्लामी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मान रहा हूँ कि तागूती निजाम है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई बंदा किसी चीज के खिलाफ एप्लीकेशन देना चाहे तो कोई रोक तो ही ना सकता उसको, क्योंकि कानून में है सारी चीजें, कानून में हैं चीजें। करने वाले बहुत कम लोग हैं कि जो जाके उसको, जिस तरह आपने खासतौर पे लॉज की और ये लॉयर्स की एग्जांपल दी है, तो इस तरह के भी लॉयर्स हैं कि जो उन सब चीजों को जाके चैलेंज करते हैं कि ये तो इस्लाम के कानून के खिलाफ है, लेकिन अक्सर जगहों पे चुप रहे होते हैं। तो वो अब वो तो उस बंदे पे डिपेंड करता है ना। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है अभी भी, जो चीजें बिल्कुल कानून के मुताबिक हैं, इस्लाम के कानून के मुताबिक हैं, उनको प्रैक्टिस करें। जो नहीं है उसके खिलाफ है तो जॉर्ज रिकॉर्ड है, उससे खिलाफ आप तो लॉयर, तो मतलब कोई बंदा लॉयर है उसके पास तो सीधी ऑप्शन है वो केस फाइल करे। हम्म। यही हो सकता है। और मतलब जाहिर सी बात है कोई भी कानून नहीं है तो जद्दोजहद साथ साथ ही चल रही होती है हर चीज की। और उसके लिए उसकी फिर इस तरह की चीजों पे मतलब आता है ना कि आपने देखना है कौन हाथ से को रोक रहा है, उसको कौन बोल के रोक रहा है, कौन दिल में बुरा जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था सब दौर का, तो उसमें ये रिलैक्स बैठ जाना, उसको ठीक मान लेना वो गलत हो जाएगा। वो अब उस ताबूत को आपने फॉलो करना शुरू कर दी है और उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बुरा जानना सबसे लो, लेकिन नहीं करना चाहिए इस तरह हाथ से, मतलब उसके खिलाफ जितना भी किसी तरह से भी एक्शन ले सकते हो वो लो, इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब डॉक्टर इसरार साहब वाला तरीका ठीक है, मौलाना मसूदी साहब वाला तरीका नहीं ठीक आपके मुताबिक। मौलाना मदूदी का भी यही तरीका था। मौलाना मदूदी ने कौन सा क्या कर दिया उन्होंने, वो भी देखें, सबसे पहले एजुकेशन है, सही गलत पता लगना शुरू करें। तो अब इस तरह की जो पर्सनैलिटी है ना, उनकी जिंदगी में खुद बाजाती तौर पे तो फर्क पड़ रहा होता है सारा कुछ, कि इनको जेल में डाल दिया या उस तरह से, लेकिन ओवरऑल किसी भी सिस्टम का कंप्लीटली बाइकआउट नहीं कर सकते ना। जिस तरह मेरे मतलब मेरे भी यही सवाल है, मैं कौन सा मतलब सारा फिलोसफी पढ़ ली है और मुझे सब पता लग गया, नहीं है, हम्म। मेरे भी यही सवाल है, मैं खुद भी इस दुनिया में रहता हूँ, परेशान। तो समझ यही हम्म। आती है बात कि रह ही नहीं सकते ना, कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अभी ऑलरेडी भी किसी इस्लामिक स्टेट में नहीं रह रहा, मैं तो मतलब बाहर रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं एक टाइम पे मैं समझना शुरू हो गया था कि ईरान ठीक है, चलो ईरान के पास चले जाओ, कह तो रहे हैं ना कम से कम, लेकिन पता लगता है ना कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ खामियां हो रही होती हैं, वो कर रहे होते हैं, तो वो तो रहेगा हर जगह पे। तो ये साथ साथ ही है, साथ साथ जद्दोजहद है उसकी, और उसका पहला स्टेप मैंने शुरू में बोला है, मैं समझता हूँ एजुकेशन है हर चीज की, मतलब हर चीज की, कोई भी चीज है उसको समझना है ठीक है गलत है, तो पहले जिस तरह भी हमने बात की, ये देखना है कौन सा निजाम इसका तागूती है कौन सा तागूती नहीं है, पहला स्टेप क्या है,
एजुकेशन है ना, मुझे पता तो लगे कौन सा तागूती है कौन सा नहीं तागूती। तो मसला ये है कि हम अभी उस स्टेज पे भी नहीं है। तो उस स्टेज पे आना शुरू कर दो, उस स्टेज पे आ रहे हो तो इसका मतलब जद्दोजहद में लगे हुए हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये तो मतलब मैं मुझे ये लगता है, मैं खुद मेरे भी यही सवाल है, मैं लेकिन इनको इस तरह से जिस तरह से भी आपको जवाब दिया अपने आप को इसी तरह से सोचता हूँ कि शायद ऐसे होगा। जी हुबाब, आपको जवाब मिल गया? जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं अहमद का। जज़ाकल्लाह खैर IMS का और मोहम्मद तलहा का कि आपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करा। क्या हम वापस कंक्लूजन पर जा सकते हैं? एक पॉइंट था। गलती करती कि मैंने ये ले। सही सही। तो अभी जो आपने जवाब दिया था तलहा भाई, उससे जी काफी कंफ्यूजन मैं सोचा था शायद क्लैरिटी बन रही थी, मगर जो आपने अभी जवाब दिया था उससे कुछ फिर से कंफ्यूजन आ गई। आपने इस तरह बयान करा कि लोग ये जो मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर ही गुंजाइश है कि हम इस्लाम ला सकते हैं, और ये हमारी नाअहली है कि हमने वो वकीलों के थ्रू, वकला के थ्रू हमने वो कोशिश नहीं करी और फिर हम कामयाब नहीं बने। आई थिंक इससे काफ़ी कंफ्यूजन बनती है और हमने फिर शायद निज़ाम समझा नहीं। जो मैंने समझा था कि जो ये आपने जो बयान करा है कि पॉलिटिक्स ड्राइव सोशल चेंज इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, तो ये एक्चुअली काफ़ी टॉप डाउन है। मगर अगर वो टॉप डाउन चीज़ जो है, माने जो अवाम पर लागू हो रही है, नाफिज हो रही है, अगर वो एक गुलामाना या पोस्ट कलोनियल निज़ाम है, सिर्फ मुसलमानों वाले पर नहीं, साउथ अमेरिका को देख लें, अफ्रीका को उठाकर देख लें, ये चीज़ का असर फिर हम पर होगा जो नीचे हैं, इस इन कवानीन, इस जुल्म के नीचे। तो ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं कि मौजूदा निज़ाम के ज़रिए एक दूसरा निज़ाम पैदा होगा जो उससे बिल्कुल ही मुनफरिद है, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। क्योंकि आपने कुछ क्लैरिटी दी कि नहीं, लोग आप कह रहे हैं कि खिलाफत बिल्कुल ही अलग है मोनार्की से। नहीं तो ऐसे आपके बयान से, स्पीच से महसूस हो रहा था कि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और शायद इतना फ़र्क नहीं है। मगर फिर आपने कहा कि नहीं, लोग एक्चुअली ये काफ़ी फ़र्क हैं, अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा आपने अब जवाब जो अभी दिया, आप कह रहे हैं कि लोग हमारी नाअहली है, हमने वोकल जुडिशल सिस्टम के थ्रू इस्लाम क्यों नहीं नाफिज करा। ये आप एक्चुअली समझते हैं रियली कि एक निज़ाम तब्दील हो सकता है एक मौजूदा मुनफरिद अपोजिंग निज़ाम से, या आप नहीं समझती है? नहीं समझता। और मतलब मैंने भी जब बात की है तो शायद उसे सेंस ही बन गई है। तो मैं मतलब क्लैरिफाई करता हूँ अपनी चीज, मैं इसे ऐसे नहीं समझता। ऐसा ही है जैसे आपने बोला ना टॉप टू डाउन, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि टॉप टू डाउन ही चीजें होती हैं। वो जो भाई को जवाब दिया था ना, उनको ये जवाब दिया था इस सेंस में कि एक है कि किसी भी सोसाइटी, अब जाहिर सी बात है सिस्टम इस्लामिक नहीं है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम नहीं। तो मैं क्या निकल जाऊं, खत्म हो जाऊं उस सिस्टम से, निकल के किधर जाऊं? सिस्टम से आज़ाद होके एक्स्ट्रा जुडिशियली जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का निज़ाम है तागूती निज़ाम, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं इस सिस्टम को क्यों सपोर्ट करूं? उनको मैंने जवाब दिया था कि करना उसी तरह से ही है, सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज ही करना है और नीचे से नहीं होता। जो मैंने बात बोली थी वो ये था कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना अपने हर उस निज़ाम, अब इस्लामिक पाकिस्तान में जितने भी निज़ाम मतलब जितना भी चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं, जितने भी पाकिस्तान का निज़ाम जो भी है, जाहिर सी बात है बहुत सारी हैं। और मतलब इतनी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, हमारे सबसे बड़ी सूद है, सूद चल रहा है, मतलब अल्लाह ताला के खिलाफ जंग है। तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए? मैं उसके ऊपर जवाब दिया था कि वो ये नहीं है कि चेंज लेके आने के लिए, मतलब सूद पाकिस्तान से किस तरह से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। वो तो टॉप टू डाउन ही होती है पॉलिटिकल, मतलब वो पूरा का पूरा सियासत पॉलिटिकल सिस्टम का मकसद ही यही। तो वो सेंस वही है, ऊपर से नीचे चेंज होती है। उस सिस्टम को चेंज करने के लिए हम जहां जहां से फ्यूल कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन वो भाई को जवाब इस तरह से दिया था कि हम पर्सनली, मैं अब किस तरह जिंदगी गुजार, जाहिर सी बात है जो चीज ठीक है उसको, ये मैं समझता हूँ, हो सकता है गलत ही हूँ, कि
क्योंकि सिस्टम से बाहर किस तरह चला जाऊँ मैं? आप मार्स में तो नहीं जाके रह सकता ना। कहाँ पे चला जाऊँ? कौन से मुल्क में चला जाऊँ? या तो मुझे वो बता दो कि जहाँ पे हो रहा है सारा कुछ प्रैक्टिस, तो वहाँ पे मैं जाके सब कुछ करना शुरू कर। ज़िंदगी तो गुज़ारनी है, तो जो चीज़ ठीक है उसमें फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो करने से मुराद है कि उसमें उसकी बात मतलब चुप करके ठीक है, ये काम कर लिया हमने। जो गलत है उसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की सेंस में बोला था कि हमने एहतजाज का सबसे टॉप ये है ना कि हाथ से रोको, उसके खिलाफ एक्शन लो। कानूनी तौर पे जिस तरह से भी। तो कानूनी तौर पे यही है कि ज़ाहिर-सी बात है अदालत में जा रहे हो उसके खिलाफ, अगर कानूनी तौर पे नहीं है तो प्रोटेस्ट कर रहे हो जाके। तो सिटीज़न तो यही कर सकता है। बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, सब चीज़ें उनमें साथ जुड़ो, उनके साथ जुड़ो। जिधर से आपको लगता है कि चेंज आ सकता है तो वो तो मकसद वही है, ऊपर से ही आना है। लेकिन अपनी लाइफ़ गुज़ारते वक़्त जब हमें इस तरह के आएगा कि ये सिस्टम तो पूरा का पूरा खराब है, मतलब पूरा का पूरा मेरा कहना मतलब इसमें तो बहुत खराबियाँ हैं, तगूती निज़ाम है। अब मैं क्या करूँ? मैं टैक्स ना दूँ? मैं चले जाता हूँ, मैं इनका कोई भी कानून नहीं मानूँगा, जो सही कानून है वो भी नहीं मानूँगा, जो इस्लाम के साथ अलाइन है, बेशक थोड़े हैं। मैं वो भी नहीं हुँ। करता और मैं मतलब नहीं कर सकता, अपने आप को सेपरेट किस तरह करूँ सिस्टम से? तो मेरा भी सवाल है, फिर मैं क्या करूँ? मैंने श्योर। एहतजाज नहीं रिकॉर्ड तो कराने में बोला था, एज़ अ प्रोटेस्ट में, हुँ, कि उस ओके। गलत काम के खिलाफ इस तरह काम करें। असल में इसमें इसमें सॉरी इसमें बस ऐसा महसूस हो सकता है कि जो मौजूदा निज़ाम है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। इसमें हम रह सकते हैं। मुश्किलात आएँगी, गैर इस्लामी है, हुँ, मगर अ, इससे ये महसूस हो सकता है और आई थिंक इसी तरह हमने ये ज़ुल्म हम बर्दाश्त करते रह रहे हैं। मगर जब हम समझेंगे कि एक्चुअली ये निज़ाम और ये बर्दाश्त नहीं क़यादत करना है, हाँ, सॉरी सही, बर्दाश्त नहीं करना, प्रोटेस्ट ठीक। करना है उसके खिलाफ। बर्दाश्त करना शुरू कर दिया तो मानना शुरू कर देंगे। श्योर। मगर एक्चुअली सो एक एक है प्रोटेस्ट भी करना, मगर एक है शायद उससे एक हायर चीज़ की तब्दीली कैसे आएगी? मैंने वो यही बात हुँ, माशाल्लाह आईएमएस का यही मकसद है ना? कि हमको एक्चुअली जो जो हकीकत है, वो तब्दील करनी है। अब बात हुँ, ये है कि कम अब्दुल्ला भाई ने भी एक राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस पर एक एक लेक्चर करा था कि लोग 2 तबके के लोग हैं, अवाम हैं, आम हैं और ख़ास हैं। और एक्चुअली वो हुँ, जो ख़ास हैं, वो ड्राइव करते हैं, वो चेंज को लाते हैं। तो यही चीज़ हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल अबस व तवल्ला। हम ये पढ़ा हुआ है कि अच्छा लो कि एक बुज़ुर्ग आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मोड़ा। मगर वो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो क़यादत थी उस वक़्त कुरैश की, उनको आप मुत्तफ़िक करने चाह रहे थे। क्योंकि अगर वो क़यादत मुत्तफ़िक हो जाती है, मक्का तब्दील हो जाता है, मक्का मदीना बन जाएगा, ठीक है? मगर वो नहीं हुए, उन्होंने रद्द करा और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको पता था अल्लाह सुब्हाना तआला को पता था कि दिल कहाँ है, कहाँ नहीं है। मगर हम वो पॉइंट मिस करते हैं और आईएमएस के अंदर ये डिस्कशन हुई है राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस के अंदर कि वो जो क़यादत है, सेम विद ताइफ, सबने ताइफ का एग्ज़ाम्पल सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत को अप्रोच करा, क़यादत ने अगर मान लेते हैं, तो इस्लाम आ जाता है। जैसे मदीने में होता है, यथरिब में, औस और खज़रज। मगर अगर रद्द कर देते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा कबाइल ने करा, तो इस्लाम वापस नहीं आता। कोई भी मुल्क कोई भी वो उस वक़्त मुल्क से कोई भी शहर, कोई भी मुल्क इस्लाम को अपना सकता था। मगर औस और खज़रज वो खुशनसीब से जिन्होंने समझा, मगर औस और खज़रज में कौन? वो क़यादत थी। तो इसी तरह मैंने सीरत के अंदर हमने पढ़ा है रहीक़ अल मख्तूम में हमारी डिस्कशंस आई थिंक हुई हैं। तो ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए और अगर हमको नहीं पता तो फिर हमको सबको मालूम करना चाहिए और जज़ाकल्लाह हुँ, ख़ैर आपका एफ़र्ट का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इस टॉपिक पर कोशिशें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह ख़ैर। हुँ, हुँ। जी तलहा, आप इस पे कमेंट करेंगे कि अगला सवाल लें? नहीं वो मैं भी यही बात थी, मतलब इससे कोई खिलाफ नहीं है, वो इस चीज़ से है, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इस तरह समझो कि फिर वो तो मेरा भी सवाल है, वो तो फिर मैं खुद भी मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं नहीं जवाब दे सकता क्योंकि भई मैंने बिल्कुल उस किसी भी ऐसे सिस्टम से जिसमें जो 100% कंप्लीट नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब जहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं है, ऐसी जगह पे, जहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह का निज़ाम नहीं है, कहीं पे और भी निज़ाम हो रहा तो वो तागूत है। तो अब मैंने उस सिस्टम में से कंप्लीटली कट ऑफ करके बाहर निकल के जाके उसको ठीक करके आना कहीं से कि उसके अंदर रहते हुए करना है। तो ये तो मेरा खुद सवाल है, मुझे लगता है कि अंदर रह के, क्योंकि बाहर कहीं भी जगह नहीं है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जब गए थे तो वहाँ पे रियासत कायम करके फिर उधर से पूरा लेके आए। हो
अब मैं किस तरह, मतलब फिर यही है कि जो ज्यादा करीब है उस मुल्क में सारे चले जाते हैं और वहां से कोशिश करते हैं बाकी राउंड लेके आए पूरी दुनिया में। लेकिन ये तो मेरा खुद सवाल है कि फिर क्या करना है, इससे बिल्कुल कट ऑफ होकर निकलना है या अंदर रह के ही जो चीज ठीक है जो गलत है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके और साथ साथ जो किसी तरह से भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, किसी तरह से भी आप चेंज की तरफ जा रहे हो तो जिद्दोजहद में लगे हुए हो, तो मुझे तो लगता है साथ साथ ही है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं नजर आती फिर कि कहाँ जाऊँ मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ जाके रहूँ, कौन सा ऐसा निज़ाम है जहाँ पे ताकूत नहीं है जगह। मैं कोई मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर एज अ क्वेश्चन है मेरा भी कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता इस बार। ओके, हम अगला सवाल लेते हैं अतिया का। अतिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप चैट में अपना सवाल टाइप कर दें या फीडबैक फॉर्म में लिख दें। बिलाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम, मेरा एक वालेकुम। डेमोक्रेसी के बारे में मेरे एक दो ख्यालात है। अगर हम ये दो चीजें चेंज करें तो डेमोक्रेसी एक जबरदस्त सिस्टम बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? या डेमोक्रेसी में इसके अलावा और भी मसाइल है, मतलब इस निज़ाम में? पहला पहला चीज, अगर हम कौन कैंडिडेट बन सकता है वोट, मतलब ये इमरान, शहबाज वगैरह, इनकी तरह कैंडिडेट कौन बन सकता है अगर हम वो क्राइटेरिया सख्त कर दे? मतलब हर कोई भी मुंह उठाकर नहीं खड़ा हो सकता। अगर हम ये क्राइटेरिया सख्त कर दे और कौन वोट कर सकता है वो क्राइटेरिया भी सख्त कर दे, मतलब वोटिंग भी कोई भी मुंह उठाकर नहीं कर पाए, और वोटिंग के लिए एक स्पेशल डिग्री दरकार हो, मतलब एक कोर्स करनी हो, उसके बाद तुम वोटिंग के काबिल हो। अगर हम ये दो चीजें डेमोक्रेसी में ऐड कर दो तो क्या एक जबरदस्त सिस्टम बन सकता है या नहीं? या इसमें इसके अलावा और भी मसाइल है? और जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप पता नहीं क्यों हर बार सिर्फ वाहिद सोल्यूशन प्रोटेस्टिंग तो नहीं, मतलब इसके अलावा कोई और लॉजिकल हल नहीं, मतलब जो कोई, मतलब जरबी वो केस क्या कहते हैं, आई डोंट नो, जंग के मतलब कोई जंग और वगैरह से। तरीके? Maybe, why not? I don't know. Like something else, like something that will work even better, like something, for example, which one is like my favorite, lobbying, for example, like बिल्कुल बिल्कुल। um, or making a network, like influencing the influencer, like those वो लोग जो ताकत में है उनके साथ नेटवर्क बनाकर वगैरह, इसकी कोशिश करना। सिर्फ सिर्फ क्या कहते हैं वो, प्रोटेस्टिंग के अलावा, मतलब कोई, मतलब हम्म, मैं रोड पे ऊपर मैं रोड की समझ गया मैं समझ गया खड़ा होकर बोर्ड उठा लूं तो इससे क्या होगा? मैं समझ गया हूँ आपने क्या कहना है। या तो ये दूसरी जो बात आपने की है ना, शायद मेरी बात से ऐसा लग रहा होगा, या शायद मैं अपनी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ या उस चक्कर में मैंने बोल दिया, मेरे लिए शायद यही पॉसिबल हो रहा हो या जो भी। तो ऐसा नहीं है, सही बात है कि वो प्रोटेस्ट कहने से मुराद ये नहीं है, प्रोटेस्ट कहने से मुराद कि उससे अपने आप को अलहदा करके उसके खिलाफ करना कुछ भी काम, उस सारे को प्रोटेस्ट बोल दिया। मैंने बीच में बोला भी था कि सिर्फ प्ले कार्ड लेके सड़कों पे जाना नहीं, ये भी प्रोटेस्ट है कि मैं प्रोटेस्ट की सबसे मतलब इख्तिलाफ करने की सबसे सही चीज है ना कि जाके मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो किसी तरह से भी हो सकता है, वो सिर्फ बाहर खड़ा हो गया सड़क पे, वो सही कह रहे हैं आप, इस तरह से नहीं, लॉबिंग करना, नेटवर्क करना है सारा कुछ, ये तो ये है। और यही है, ये जद्दोजहद है ना प्रॉपर किसी भी काम के लिए। तो ये ऐसे ही करनी है, तो उसको प्रोटेस्ट उस तरह नहीं समझो कि बस आगे प्रोटेस्ट कर लिया तो काम हो गया, आप खत्म, घर अब अगला काम करेंगे। तो वो नहीं है, वो तो सेंस नहीं थी, बस एज अ वर्ड यूज कर दिया उस चक्कर में कि क्या होना चाहिए, वो कुछ भी करो, लॉबिंग को भी मैं एज अ प्रोटेस्ट के अंदर ही लेके आ रहा हूँ कि जाहिर सी बात है उसी का रद्द अमल है ना मेरा, कि मैं नहीं चाहता ये सिस्टम ठीक है। तो जो भी बेहतर लगता है, जिस जो भी जो कर सकता है, मैं इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए कोशिश करूंगा पहले कि मुझे जान ले। जो लोग जानते हैं उनका काम ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक आम बंदा जिसको कोई नहीं जानता, उसका गली पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करना या कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल होना, और ऑलरेडी जिसको हजारों मिलियन लोग जानते हैं उसका भी उसी लोगों में आगे प्रोटेस्ट करना नहीं जस्टिफाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि तेरे पास तो दूसरे कितने मीन है ना अपनी बात को पहुंचाने।
डिपेंड करता है हर बंदे की अलग। और लॉबिंग करना मतलब लॉबिंग मैं मतलब किस तरह कर लूँ? मैं तो मैक्सिमम अपनी जेन साथी जो करीबी लोग हैं और उस तरह से जिस तरह भी ये प्लेटफॉर्म है उनको चीज़ों को यूज़ करके समझते नहीं हैं और करते हैं। अब जो जिस लेवल पे है उसने करना है ना, या हमने उस लेवल पे जाना है पहले, तो हम उसी प्रोसेस में है, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस में ऑलरेडी, तो पहुंचेंगे तो क्यों नहीं करना। तो वो डिपेंड करता है कि हर बंदे की इस टाइम क्या सिचुएशन है। मतलब फॉर एग्जांपल साहिल साहब हैं, वो इतने मतलब इन्फ्लुएंशियल हैं, वो भी सिर्फ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो या कुछ दिल में बोला जाए गलत है, काम बंदा जिसको जानता ही कोई नहीं है, वो भी आइडियाज दोनों के दोनों एक ही काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी वो काम नहीं कर सकते जिस लेवल पे पहुंच गए। जाहिर सी बात है उनकी मेहनत है, तो वो भी साथ साथ कर रहा होगा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला ने किसको चूज करना होता है किस काम के लिए। तो कोशिश और वो जो ठीक लग रहा है, मतलब मैं भी नहीं कह रहा चुप करके बैठना या वो काम करके अगर सेटिस्फाई हो जाओगे हो गया, नहीं है, ऐसे होती भी नहीं है सेटिस्फेक्शन, सीधी सी बात। जितना मर्जी प्रोटेस्टों में होके आ जाओ, नहीं सेटिस्फेक्शन होती। एग्जाम्पल है गजा वगैरह की, आप हो भी आके आते रहो तो नहीं होती। क्यों? मुझे पता कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, लोग तो फिर मार रहे हैं। तो वो होती भी नहीं है इंसान को, अगर वाकई बंदा भी काम करना चाहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अभी आप किस लेवल पे हो। लॉबिंग की बात की है उसमें किस लेवल पे हो, कनेक्शंस की बात की है उसमें किस लेवल पे, इन्फ्लुएंशियल की बात की है उसमें किस लेवल। तो इसको हर कैटेगरी में ही है, तो वो ठीक कह रहे हैं। अब इस तरह से ये कि डिपेंड करता है, और जाहिर सी बात है शायद मेरी बात से लगा हो तो वो माजरत। उसका मतलब ये नहीं है कि बस इस तरह करके आए खत्म हो गया। जो पहला सवाल किया था मैं भूल गया नहीं वो था, वो दोबारा बता दे रहा हूँ, मैं भूल गया पहला सवाल। इनका पहला सवाल था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि डेमोक्रेसी एक हाँ अच्छा याद आ पॉलिटिकल गया, याद आ गया। सिस्टम बन जाए अगर हम उसमें चेंजेस ले आए? जी जी। मेरा इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ना ये कोई बात बोल दूं कि भी ऐसे हो सकता नहीं हो सकता। अ, ये जो जो उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिए ना, वो तो सिर्फ लीडर को चूज करने की है। उससे उससे इस्लामिक मतलब खिलाफत तो क्या मसला है? अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा यही वर्ड्स हैं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, यही वर्ड्स हैं। वर्ड्स कुछ भी रख लो, शूरा है ना, शूरा का इक्विवेलेंट कुछ भी शूरा ही कर लो। शूरा पाकिस्तान ने एक डिपार्टमेंट का नाम रख दिया शूरा। उसके लोग किस तरह सिलेक्ट कर लिए हैं, अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लिए जिन पे सब मुत्तफिक हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल केस है, सब मुत्तफिक हैं उन लोगों पे, वो लोग बगैर करप्शन के काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस तो उन्होंने प्योरीफाई कर दिया खिलाफत खलीफा चुनने का, क्योंकि उन लोगों ने चूज करना है। अब और वो वोटिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, या उन लोगों का अगर लोग सब उन पर मुत्तफिक हैं ऑलरेडी, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान एग्जाम्पल है, पूरा पाकिस्तान उस डिपार्टमेंट जिसका नाम शूरा है उस पर मुत्तफिक हो गया, तो जाहिर सी बात है अब वो जिसको चूज करेंगे तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। या दूसरा प्रोसेस जिसमें वोटिंग का होता है कि भाई सब लोग वोट कर लें, उसमें फिर ये मसला है जिसमें उन्होंने बात की है कि भाई हर बंदे का वोट बराबर नहीं है, उसको अगर आप प्योरीफाई कर सकते हो तो ये प्रोसेस को तो हर स्टेप पे प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो वो, लेकिन वो क्या प्योरीफाई होगा कि सिर्फ वो बंदा किस तरह आना है जिसने खिलाफत कर, जिसने गवर्न करना है, ठीक है। रूल्स जो है ना वो तो वही रहे कुरान और सुन्ना। उसके लिए जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना आलिम नहीं हूँ चीज़ों का, मुझे नहीं पता कि इस्लाम की फिकी मसाइल और सब में मैं एक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए फिर आप एक डिपार्टमेंट बनाओ, क्योंकि जब कोई कानून ऐसा बन रहा हो तो वो एक्टिवली जाके उसको चैलेंज करें। उनके इदारे ऑलरेडी होते हैं, या बना लो उसमें कि क्या उसे कहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर ही बनाई। जो डेमोक्रेसी के अंदर बना लो कि कोई कानून जो उनसे ना वो अल्लाह ताला और शरीयत के ऊपर नहीं हो सकता, मतलब उधर से ही सारे कानून लेने हैं, तो नाम जो मर्जी रख लो उसका, डेमोक्रेसी रख लो, जो मर्जी रख लो, वही डेमोक्रेसी खिलाफत बन जाएगी। क्योंकि अब हमारा कानून ये है कि कानून लोग नहीं बना रहे, कानून इंसान, वो इंसान नहीं बना रहे, कानून अल्लाह ताला का, इसमें लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं। हाँ तुम लोगों ने अपना वो चूज करना, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने उसकी वो बता दी है, करेक्टर्स बता दी है उस बंदे के कि ये होंगे तो वो इस काबिल है कि वो खलीफा बन सके, उसके ऊपर कर दिया, ठीक है, नाम जो मर्जी रख लिया मेरी तरफ। प्रैक्टिकली तो वो खिलाफत प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी ना फिर। तो नाम से नहीं कंफ्यूज, इसलिए मैंने ये सिमिलर डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि नाम से आके बिल्कुल कंप्लीटली उसी को चीज क्यों ठीक करना, भी खिलाफत है, खिलाफत नाम रख लो, क्या मसला। नाम चलो कोई और रखना है, वो चीज असल में प्रैक्टिस होनी होनी चाहिए ना, ओके। और जाहिर सी बात है जब सब लोग इस चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो इतना कोई भी नाइव नहीं होता कि वो डेमोक्रेसी के नाम पे सारा कुछ कर रहा होगा। ये नाम वो लोग यूज करते हैं, हमारे दूसरे जो उनसे हमारे मुखालिफ लोग हैं, अच्छे अच्छे नाम रख के उनकी अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखा के तो यूज करके अपने सिस्टम को अच्छा दिखा रहे होते हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। हमारा तो ये काम थोड़ी ना, हमने तो बताना है कि भाई ये है, कोई इधर आओ, इधर तुम कर लो तो इधर ठीक है, इसका नाम हमने ये रखा हो। नाम से नहीं फर्क पड़ता। वो चीजें इस्लामिक खुलफा राशिदीन की चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो नाम तो खिलाफत बाद में भी था, लेकिन खिलाफत मतलब वो वाली खिलाफत तो नहीं थी जिसकी गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो हमने तो उसी के लिए कोशिश करनी है। वो उसका तो प्योरीफाई करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ लीडर, जिस तरह लीडर चूज करने वाली बात की है, तो उसका भी पूरा
बंदा बना सकता है प्रोसेस क्या करना है। और कानून जो है उसको अगर आप किसी तरह सिक्योर करके और ये श्योरिटी दे दो कि भाई इससे कानून से हमने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया कि अब ये कानून और कुरान और सुन्ना को ना रिपब्लिक कोई भी कानून पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हो सकता, तो हो गया खिलाफत, फिर हो गया चाहिए। अब वो जाहिर सी बात है जब जब उसको हम ब्रीच कर रहे होंगे तो हम लोगों को कानून एक्शन में आ जाएगा, उनको पकड़ेगा। अब ये कलेक्टिव एफर्ट होती है हर चीज की। उन लोगों को रोकने के लिए भी आपको एक डिपार्टमेंट चाहिए कि जो जाहिर सी बात है जिस तरह भी बताया कि वो आपको वही बताएंगे ना ठीक बाकी है कुरान और सुन्ना से कि नहीं। तो अदालतें होंगी, लोग होंगे जो उनको रोकेंगे, तो ये पूरा कलेक्टिव सिस्टम होता है सारा। हाँ, कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे तो वो तो पाकिस्तान ने भी किया हुआ है, इतनी बढ़िया में टॉपिक कराई हुई है कि कोई भी कानून जो हमसे कुरान और सुन्ना के ऊपर नहीं है और सूद पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, वो तो ऑलरेडी भी चल रहा है। तो उनको प्रैक्टिसेस जब किया जाएगा वाकई उन प्रोसेसेस के थ्रू, और करप्शन खत्म होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बड़ी जरूरी है कि करप्शन जो है इन डिपार्टमेंटों में करप्शन खत्म करें और ये उन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो कानूनों के थ्रू वो भी चीजें कर सकते हैं। तो वो ये ऑल टुगेदर है, ये नहीं कि बस इस तरह कर दोगे तो उसके बाद हर बंदा, मतलब मैंने एक सिस्टम बना दिया उसके बाद कभी भी कोई खिलाफ खलीफा ही नहीं आ सकता। आ सकता है। पाकिस्तान ने कानून कागजी तौर पे जो सारे कानून लिखे हुए हैं कि भाई सबसे टॉप पे जो है ना कोई भी कानून एक्सेप्टेबल नहीं है जो कुरान और सुन्ना से रिपब्लिक मतलब हो कि उसके खिलाफ हो। तो वो तो ऑलरेडी भी किया हुआ है, लेकिन है ही नहीं पाकिस्तान में, प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा ना। और वो करना तो यही इदारे हैं जो है, इन लोगों की इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी उसमें भी। इंस्टीट्यूट कंपोनेंट्स जो बोला है अभी प्रेजेंटेशन में, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चाहिए हैं, सब चीजें, वो सब चीजें चाहिए। नाम जो मर्जी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। जी बिलाल, आपको जवाब मिल गया? यस। और सिर्फ आखिर एक बात के लिए, मतलब वो एक सवाल, पता नहीं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रिलेटेड है, लेकिन अभी इस मौजू के साथ इससे थोड़ा अलग है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ही, मतलब इस्लामी खिलाफत के साथ एक इसके बारे में एक सवाल है। अम, ए, एक बात पता नहीं कैसे उर्दू में सीखे थे। साहिल के साथ कोई स्टूडेंट बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि खिलाफत आनी चाहिए, और ऐसा ऐसे इमोशनल होके बात कह रहा था। तो साहिल ने उसे पकड़कर उससे सवाल पूछना शुरू किया कि खिलाफत क्यों आनी चाहिए, मतलब उससे क्या होगा, और वो दूसरे निजाम से अच्छा क्यों है। तो स्टूडेंट जवाब दे रहा था, और साहिर वही चीजें जवाब में कह रहा था कि ये तो स्वीडन में भी हो रहा है, ये तो डेमोक्रेसी में भी हो रहा है, ये तो कैपिटलिज्म इसमें भी हो रहा है, तो खिलाफत में ऐसी क्या बात है। तो अगर मैं वो सवाल आपसे ही पूछूं, खिलाफत में ऐसा क्या चीज है जो बाकी निजामों में नहीं है, जिसकी वजह से आना चाहिए, मतलब अब कोई भी कंप्लीट नहीं है। मैंने ना अभी प्रेजेंटेशन में ये बात बोली है कि कोई भी निजाम जो है ना, आइडियोलॉजी होगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी होगी, वो परफेक्ट 100% नहीं है सिवाय खुलफा राशिदीन के दौर में, क्योंकि उनकी गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दी है। तो अब उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनको हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सर्टिफिकेट के ऊपर ही सही मान लें। और जाहिर सी बात है वो ये नहीं अल्लाह माफ करे कि सिर्फ उस सर्टिफिकेट पे, वो तो ईमान का है ही है, लेकिन वो गलत साबित भी तो करो ना, वो है सब प्रैक्टिसेस ठीक ठीक है। और नबी पाक ने बोला कि उनको फॉलो करो, तो वो है आइडियल, वो है सिर्फ। उसके अलावा जिस तरह ये जो जिस तरह अगर उन्होंने जवाब दिया, तो वही तो मैं ये प्रेजेंटेशन में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये अगर नहीं पता होगा कि सिमिलरिटीज क्या है, तो ये इसी तरह उसी बच्चे की तरह या किसी उसी तरह के, मुझे भी नहीं पता तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ना। मुझे सामने वाला बोलेगा तो डेमोक्रेसी में भी तो यही है, तो मैं उसको किस तरह बताऊंगा कि यही है, लेकिन यहाँ यहाँ पे गलत है। डेमोक्रेसी में जिस तरह मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि डेमोक्रेसी कभी भी इस चीज को नहीं रोक सकती कि मतलब इस तरह के इश्यूज जो कि इंडिविजुअल लोगों ने खुद उठा लिए हैं, थोड़ा सा ग्रुप बना के इंडिविजुअल जो उनसे लोगों के मसले हैं, फॉर एग्जांपल एलजीबीटीक्यू, वो कहते हैं मेरा काम है ना, मेरा मसला, तुम्हें क्या मसला, तुम ना करो। तो इस तरह की मसलों को और इस तरह के फितनों को कभी रुकावट नहीं बना सकता, रुकावट नहीं बन सकती डेमोक्रेसी, क्योंकि उसका तो नारा ये है कि भाई जो लोग चाहते हैं वो लोग कर लें। इस्लाम का तो ये नारा नहीं है। इस्लाम कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कर लें, लेकिन वो उसको जज होगा कि वो क्या चाहते हैं, वो इस्लाम के अंदर है कि नहीं है। तो इसलिए सबसे ऊपर कानून कुरान और सुन्नत। तो ये तो समझना है, मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि यही तो समझना है पहले कि क्या चीज किसमें सही है, क्या चीज गलत है। जो सही है वो इस बात पे ही सही है कि इस्लाम में सही है। तो वही आइडियल जो है वो कंप्लीटली मुझे नहीं लगता कि इनमें प्रैक्टिस हो रहा है। वो तो इस्लामिक स्टेट्स जो कह रही हैं उधर नहीं कंप्लीटली प्रैक्टिस हो रहा, तो यहाँ पे किस तरह प्रैक्टिस हो सकता है दूसरे कंट्रीज में। हाँ, कुछ चीजें जो जिस तरह मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे चाहिए कि लोगों को पूरे राइट्स मिले, उनकी आज़ादी हो, कि वो जो भी बात करें वो अपना मतलब कोई भी रूल ऑफ लॉ के अंदर जाके कि कोई एहतजाज कर रहा हूँ, कुछ भी
गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं, अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो वो कर सकें। तो वो इस्लाम भी कहता है, ज़ाहिर सी बात है, अगर स्वीडन भी ये बात कहते तो ठीक है, मुझे उस बात से थोड़ी मसला है। मुझे तो जो उसकी बातें गलत हैं उसमें मसला है, जो लोगों को ये अलाउ कर रहा है कि भाई हाँ, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि जेंडर ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ ये मसला नहीं है कि जेंडर तुम डिसाइड कर लो अपना, तो मुझे तो उससे मसला है। तुम कौन होते हो ये बात बताने वाले? ये तो सही गलत पहले तो हमें साइंस बताएगी ना, फॉर एग्जाम्पल साइंस का टॉपिक है तो साइंस बताएगी ये बात ठीक भी है। तो वो कंप्लीटली कोई भी ठीक नहीं है, और जाहिर सी बात है ठीक चीजें भी हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। उन्हीं से तो बचना है और उन्हीं से तो सीखना है पहले कि भाई क्या चीज़ है जिनकी वजह से हम लोगों को ये इस तरफ लगा देते ओके, हम आज का लास्ट पार्टिसिपेंट लेंगे शहजाद। शहजाद अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप खिलाफत पर एक प्रेजेंटेशन बनाकर इंफॉर्मेशन सेशन बना तैयार दें। करें और वो डिस्कशन फोरम पे प्रेजेंट करें। अभी अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा ताकि सबको समझ आ सके। मैंने असल में हाथ इसलिए उठाया था कि तलहा भाई कंफ्यूज थे एक क्वेश्चन के अंदर आंसर करने के अंदर। तो अगर तलहा भाई एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर दोहरा दें कि आप किस बात में उस वक्त कंफ्यूज थे, तो तब मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि भाई आपको क्वेश्चन उस वक्त दे सकूं, लेकिन फिर आई वाज डिस्टर्ब बाय अदर थॉट्स, तो इसलिए मैं ज़रा भूल गया हूँ। और काइंडली आप फिर दोहरा दें। हालांकि मैंने हाँ हाँ, आपको मुझे याद आ गया, मैं बताता हूँ, याद आ गया। वो ये मैं कह रहा था कि मुझे लगा कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी, मुझे बता देना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे भी हाँ एग्जैक्ट याद सॉरी, नहीं हाँ है। हाँ, मुझे याद आ गया। चलें आपका आगे, चलो क्वेश्चन शुक्र था है। कि भाई पूरी दुनिया के अंदर तगूत है तो मुझे बताइए मैं कहाँ जाकर रहूँ। आपका हम्म बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ, आपसे सल्लम जब आए हैं तो वो कहाँ आए हैं? वो मक्का में आए हैं और पूरी दुनिया में तगूत नाफज था। हम्म क्या आपसे सल्लम मक्का से निकल कर उन्होंने कोई मेहनत की कि भाई अभी यहाँ पर तगूत नाफज, मैं यहाँ पर नहीं मेहनत करूंगा, मैं कहीं पहाड़ों पर चला जाऊँ? नो, दैट इज नॉट नहीं, द वे, स्टार्ट दैट उन्होंने इज नॉट। मक्का से ही कर लिया था कि जो डेलीगेशन जाते थे मक्का हज से करने ही किया उनको। था क्या आपसे सल्लम ने हम्म जो स्टार्ट किया और जो पूरी की पूरी, इसीलिए मैंने अक्सर आईएमएस के अंदर जब हम तफसीर भी पढ़ रहे थे सारा कुछ, मैंने हमेशा कहा कि बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस पार्ट के ऊपर तवज्जो दें कि मक्का के अंदर क्या क्या आप वसल्लम ने किया है। वो इसलिए था कि भी आप इस वक्त जिस निज़ाम और जिस जहां रह रहे हैं वो सिमिलरिटी रख रहा है, जिसकी वजह से बड़ा जरूरी है कि उन्होंने इसको चेंज कैसे किया था। वो मक्का की मेहनत है जो आखिरकार आपको मदीना के अंदर नजर आती है। आप समझ रहे हैं ना? तो अंदर रह ये के वो मतलब कर चीज सकते हैं चेंज। मिलने की जरूरत है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं कि भी यही आप कह क्या रहा था, करेंगे। अंदर रह के आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, अंदर रह का ये लफ्ज मैं थोड़ा सा इसे कभी भी नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होगा लोगों अभी के किया लिए, आपने वो नहीं इस्तेमाल, समझ। अभी आपने नहीं नबी नहीं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं एग्जांपल नहीं, देते हुए किया है। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि वो आप सल्लम मक्का में ही रह रहे थे, तो लिहाजा मैं पहाड़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सोसाइटी में रहूंगा, लेकिन इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। जहां तक हम्म बात है टैक्स देने की, ये एक जबर है, ठीक है ना? क्या इस्लाम में टैक्स देना हराम है? नहीं। आप सल्लम की वो हदीस है कि एग्जांपल दिए, टैक्स एग्जांपल। लेने वाला मक्स, जिसे टैक्स कहते हैं, मक्स लेने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। तो हुक्म आ गया किसके ऊपर कि वो जो टैक्स लेता है वो उसके लिए हराम है। मैं तो मजलूम हूँ, मुझसे लिया जाता है, हाँ मैं बच वो सकता हूँ, एग्जांपल बचूंगा। एग्जांपल दी थी, आप उस एग्जांपल को ऐसे समझ लें कि जिस तरह सिग्नल लगा हुआ है लाइट ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, तो उसको फॉलो करूँ कि पैटर्न ना से करूँ। समझाना, जिस पैटर्न से समझाना चाह रहा ना वो उसे समझे। आपसे सम की हदीस है कि रिश्वत लेना और देना हराम है। अब मैं इस मुआशरे में रहते हुए कॉन्फिडेंटली कोई भी काम कराना है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लेने और देने वाला आ गया। तो ये वो तरीकेकार है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है इस मुआशरे के अंदर। साथ साथ आपने एक बहुत जबरदस्त बात की कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? जब आप भाई का सवाल था कि भी मैं वकील कर रहा हूँ तो मैं तहूती निज़ाम के अंदर हूँ तो मैं क्या वकालत कर सकता हूँ, और आपने कवर करने की कोशिश की। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं कई जगह पर है जहाँ वकालत की इजाजत है, क्योंकि हम देखते हैं कि तगूत के अंदर रहते हुए भी अगर वकील आप किसी का बनते हैं किसी को बचाने के लिए या उसका गवाह बनने के लिए, तो ये एक जायज अमल है। तो आप इस सूरत के अंदर तो वकालत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी या के टैक्सेशन के अंदर वकालत के को अबूरियत हासिल कर रहे हैं और उनके कि भी कहाँ से वो सूद से बच सकते हैं, कहाँ से वो कर सकते हैं, तो वो आप जब काम करते हैं
वो एक्चुअली अमल वकालत के अंदर हराम होगा। इसी तरह बैंक के अंदर अगर आप सूद के साथ काम कर रहे हैं, सूद के हवाले से आपकी कोई एक्टिविटीज हैं, तो वो हराम है। सिद्धार्थ लेकिन भाई, अगर मेरा आप ना क्या होता कहते डील हैं, मैंने काम, भी मैं यही बातें मिसालें की हैं। इसलिए प्रैक्टिकली मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि अच्छा भी चलो कहाँ पर वो लाइंस हैं कि हम ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या हराम है और क्या हलाल है। कि भी मैं ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, गार्ड बैंक के बाहर खड़ा हूं तो वो मेरे लिए हराम नहीं है, ठीक है ना, वो काम करना हराम नहीं है। लिहाजा पता है क्या, हमें समझने की जरूरत है मसला क्या है। कि जब हम कहते हैं ना कि इस निजाम को उखाड़ फेंक देना, तो हमें मसला इनकी बैंक की बिल्डिंगों से नहीं है, इनके अंदर नॉलेज रखने वाले क्या कहते हैं सिस्टम से नहीं है। हमें अब मसला नहीं है अपने क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस से, हमें मसला नहीं है अपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपने इन चीजों से। हमें मसला है उन चीजों से कि जिन चीजों की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी फिक्र है, जिस बुनियादी फिक्र के ऊपर जो स्ट्रक्चर करा है, वो मसला है। क्योंकि ये जो बुनियादी फिक्र है, जो कि वो कैपिटलिज्म हो सकती है, अपने क्या कहते हैं अपने कम्युनिज्म हो सकती है, ये यहाँ से जो जनरेट होती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रॉपर्टीज का, इकोनॉमिक का, सोशलाइज का, हर चीज के जो वो हल निकाल रहे हैं, वो हमें मसले हैं। हमने जो हल निकालने वो कुरान और सुन्नत है। इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे, ना कि एक जज को चेंज करेंगे। हम जज की जो क्वालिटीज हैं, जो उसने साल साल लगाकर एक मेहनत की है कि भाई जजिंग कैसे करनी है, उस क्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए हम उसे थोड़ा सा जरूर सिखाएंगे असूल और फिक, और फिर वो कुरान और सुन्नत से उसने जज कैसे करना है, तो वो बंदे तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास मौजूदा क्वालिटीज हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो पॉलिटिक्स में भी है। देखिए, मुझे मसला नहीं है कि एक फजल रहमान जैसा मिस्टर डीजल आकर बैठ जाता है, या कोई जरदारी जैसा बैठ जाता है। मैं कहता हूँ इस्लाम इतना जबरदस्त निजाम है कि इस निजाम के अंदर अगर जरदारी जैसा भी बंदा आ जाए तो उसके हाथ दम जाते हैं। वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता लोगों के लिए, क्योंकि कवानीन ही इतने जबरदस्त अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानियत के लिए तैयार किए हैं। इसीलिए ये दीन सिर्फ मुसलमानों नहीं, पूरी इंसानियत के लिए आया है। और इसे इस एंगल से अगर हम देखना शुरू कर दें चीजों को, यकीन करें आपको इस्लामी निजाम से बेहतर बीइंग अ सोल्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए ये बड़ी जरूरी चीज है कि हम गहराई से कई चीजों को पहले तहकीक करें, क्योंकि तहकीक करने से क्या होगा कि उससे हम जो प्रेजेंटेशन आगे करेंगे उसमें क्लैरिटी भी आएगी, और उससे लोगों के सवाल जो हैं क्या कहते हैं क्लियर कट उन चीजों से हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग फतवे भी लेने की कोशिश करते हैं, जो जिसकी कैपेबिलिटी हम लोग नहीं रखते, तो फतवे ना ही ले कोई, बेहतर है। पहले तो रियलिटी, आपको अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो वो जो वकील ने सवाल किए तो मैं कहता भाईजान पहले तो आप क्लियर करें कि आप किस शोबे में कहाँ पर वकालत करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम जवाब की तलब कर सकते हैं। अगर मैं नहीं दे सकता, मैं आगे भेज दूंगा कोई ऐसा बंदा जो कि असूल और फेक और इन चीजों को गहराई से समझता है, वहां से वो ट्रांसलेट कर कर आपको आपके मसले के मुताबिक आपको जवाब दे देगा। तो ये वो तरीका है। क्योंकि देखें, हम अगर कहें कि भी हम सिर्फ इस वक्त बैठे हैं और पढ़ने से हम सीख रहे हैं, हाँ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और हरदम करना चाहिए, लेकिन देखिए अगर हम फाउंडेशन से हटकर चीजों को लेना शुरू कर देंगे तो वी ऑल विल बी कंफ्यूज। तो कंफ्यूज जमात कभी भी कामयाब नहीं होगी। आपको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा। ये देखिए, आप बात कर रहे हैं इस्लाम के नफाज की, दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग। उसके लिए डेडिकेट होना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए मुझे मुहतात होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तो फरमा गए हैं कि कोई ऐसी चीज जो मुझसे नहीं होगी वो क़यामत वाले दिन रद्द कर दी जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि मैं कोई ऐसी बात तो नहीं जी कह रहा तो मैं आपकी इस्लाम बात से और जोड़ रहा आपका हूँ लेकिन वो है पॉइंट ऑफ इस्लाम व्यू से जो नहीं। है वो हम तक पहुंच गया है क्लियरली। जो आप कहना चाह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक तलहा भी इस बात को समझ गए हैं। जी एंड जी, बहुत मैं समझ शुक्रिया गया हूँ। आपका। मैं बस इतना कहना चाहूंगा जी कि भाई गलत साइड पे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर वाली साइड पे नहीं है, इनको इस तरफ आना चाहिए। और ये जवाब देने वाले जी लोग हैं। जी जी बिल्कुल, ये आप इनको मौका चाहिए दें, कि ये आप मौका दें, प्रेजेंटेशन मेरा प्रिपेयर ग्रुप है, करें।
कम्युनिटी नंबर 19 ग्रुप नंबर 5 से हूँ। आप जब भी चाहें, और मैंने वहां पर पहले भी कह दिया कि कोई चीज कोई तैयार करनी है, मेरी मदद की जरूरत है, कुछ भी किसी ने प्रेजेंटेशन करनी है, काइंडली जी मुझसे ठीक है, करें, जी ठीक है, बहुत काइंडली शुक्रिया जरूर आपका। करें, ताकि मुझे ताकि कोई भी अ, चीज़ है ना, वो क्लियर हो जाए ना, और बड़ी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पर आ जाए, और फिर जी इंशाल्लाह बहुत अगर कोई शुक्रिया सवाल भाई हो आपका। तो मुझे वाइंड मैं अप आपको करना बता है, सेशन इज ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर गया है। ठीक है, तो तलहा आपका बहुत शुक्रिया। एंड अब इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है It is really good you are all are working for Islam, yeah, that is too good, too good, too good. जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ये ओके, अल्लाह हाफिज। Yes. Assalamu alaikum. है क्वेश्चन आंसर अभी? जी मोहम्मद तलहा, बहुत शुक्रिया आपको ये कीमती वक्त के लिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए, सवालात के जवाबात देने के लिए, और आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।